We touched a lot of interesting subjects, starting with our journey with the ups and downs of the field, the gray zones of the field, and also, what it's like taking Indian classical music across the globe. So there were many things which were a first that we discussed in this show. So I really hope you all enjoy watching it as much as we enjoyed doing it. दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को 7 पीढ़ियों से बचा के रखा है और उसको आगे भी लेके जा रहे हैं। सेनिया बंगश घराने से ये ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता उस्ताद अमजद अली खान साहब को आप सब जानते ही हैं। उन्होंने सरोद और क्लासिकल म्यूजिक को इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी जगह स्प्रेड किया है, काफ़ी जगह परफॉर्म किया है, प्रेस्टिजियस वेन्यूज एंड प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है। अमान और अयान सरोद के वर्ल्ड के 2 ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट में से हैं। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ बजाया नहीं है, बचपन से लेके आज तक इस इंस्ट्रूमेंट को जिया है और आज भी जी रहे हैं। उनकी जर्नी बहुत यूनिक है, उनसे सीखने को बहुत कुछ है और आपको सरोद और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बहुत सारी अंदरूनी बातें आज पता चलेंगी। तो आज हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट को, अमान अली बंगश एंड अयान अली बंगश। वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो पहली बार सर कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये पहली दफ़ा हम लोग एक प्रॉपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो रियली एक्साइटेड और अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ और आपकी ज़रा नवाजी बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया आपने। हम लोग आज भी स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत लंबी यात्रा होती है। यू आर अ स्टूडेंट जब तक टिल द लास्ट डे यू आर वॉकिंग इन द प्लैनेट। इस फील्ड में आप बहुत लंबी यात्रा है। तो मेरा ना सर सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हो कि आपसे पूछे जाएं लेकिन आज तक किसी ने पूछे नहीं? हाँ, ऐसे सवाल होते हैं। लोग शायद केयरफुल होना चाहते हैं, बिकॉज़ वो शायद आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं कि वो लगता है कि बुरा ना मान जाए। लेकिन मुझे लगता है वो पूछने का तरीका होता है। एक अच्छी बात बुरे तरीके से पूछी जाती है और एक बुरी बात अच्छे तरीके से भी पूछी जाती है। तो आई थिंक वो पूछने पर होता है। बट ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि आप विज़िट करें उन टॉपिक्स पर, क्योंकि वो टॉपिक्स जनरली लोग अवॉइड करते हैं। बट अगर हो तो अच्छा है। तो ऐसा कोई टॉपिक है आपके दिमाग में, आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे शायद आप लोगों ने आज तक कभी बात नहीं की और वो बहुत ज़रूरी मुद्दा है? मेन चीज़ तो यही है कि बहुत बार लोगों को शायद लगता है कि इनको सब चीज़ आसानी से मिली। वो एक बहुत लार्ज टॉपिक होता है, बिकॉज़ स्ट्रगल जो है हर किस्म का स्ट्रगल एक इंसान के जीवन में होता है। जी। तो आई थिंक वो विदिन इस सब्जेक्ट में बहुत ग्रे जोन्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। कभी-कभी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि हू आर द पीपल हू लेट यू डाउन, और हू आर द पीपल जिन्होंने आपको अपलिफ्ट किया। तो लोग डरते हैं वहाँ जाने से। बट एज आई सेड, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप ऑनेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज जनरली क्रिएटिव इंडस्ट्री में जी। पीपल लाइक टू क्रिएट एन इम्प्रेशन कि मैं सही हूँ, करेक्ट हूँ, एंड मैं बहुत हम्बल हूँ और करेक्ट। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? रियल लाइफ और रियल लाइफ जो हाँ, बिकॉज हर इंसान के अंदर अगर कोई इंसान बोले कि मेरे में खामियां नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर इंसान बोले कि मेरे में अच्छाई नहीं है तो वो भी झूठ बोल रहा है। तो इट्स यू आर ह्यूमन, यू मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और क्लासिकल म्यूजिशियन हो या कोई म्यूजिशियन भी हो, मतलब है तो इंसान वो। तो एक जज्बात का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जीवन की यात्रा का क्या इम्पैक्ट है उनके जीवन में, वो संगीत में भी दिखता है। जी। अगर आप अपने काम से बहुत खुश हैं, वो भी दिखता है। तो इसलिए ये आशीर्वाद का काम है। करेक्ट। टेक्निकल ब्रिलियंस एक चीज़ है, लेकिन रूहानी कोशंट आना काम में, या पिताजी कहते हैं दुआओं का काम। खुशबू आना काम में दुआओं से ही होता है। आपने जैसे कहा कि लोगों को लगता होगा कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। जी। आप लोगों को विरासत में म्यूजिक मिला है और सब कुछ बहुत आसानी से मिला है। दिस इज़ अ जनरल। जी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऊपर ये परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि अगर पिताजी सक्सेसफुल है, सिर्फ म्यूजिक में नहीं, एनी इंडस्ट्री, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है। जी। और
वो बच्चे कैसा फील करते हैं आपको समझ में आएगा, और उनकी स्ट्रगल्स क्या होती है, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है बीइंग आप बेटे हों किसी के, बेटी, बेटे या स्टूडेंट हो, सबसे पहले आपको कितनी मोहब्बत है अपने गुरु से, इसको आपको समझना है। व्हाट डज़ योर फादर और योर मदर मीन टू यू? अगर आप सही शिद्दत से, सच्ची दिल से प्यार करते हो, सामान खरीद कर देना इज़ नॉट मोहब्बत, आई थिंक। फुलफिलिंग अ ड्रीम इज़ इम्पोर्टेंट। अपनी ड्रीम हो या उनकी ड्रीम हो, जो भी जिस जगह पे आप हो, आप कितनी अच्छी तरह, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, किस किस्म के इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, या अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछे कि हैव यू फुलफिल्ड योर लव्ड वंस ड्रीम्स, या जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़िंदगी में। और मेरे ख़्याल से देखिए, मैं ये यहाँ बैठ कर नहीं कह सकता कि सक्सेस और फेलियर क्या है, मैं उस पे बात नहीं कर पाऊँगा। मैं यही मानता हूँ कि जिसने हार्ड वर्क किया है, कंसिस्टेंट है, और ही इज़ स्कैर्ड ऑफ हिज करियर, वो कहीं न कहीं कामयाब हो जाता है। और जो इंसान सब कुछ पाने के बाद भी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ले कि मैं ही ये सब कुछ हूँ और ये सब कुछ मेरा ही है, तो वहाँ आई थिंक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कहीं न कहीं। और आई थिंक बट हकीकत की बात ये भी है कि अगर मैं आज उस्ताद अमजद अली खान साहब का बेटा नहीं होता, तो हमारे लाइन में मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे टैलेंटेड म्यूज़िशियंस भी हैं। तो ये जो मुकाम मिला है, जो गुडविल मिला है पिताजी का, वालिद का जो गुडविल मिला है, इसको और 25 साल लग जाते। तो ये डिनाई करना कि नहीं सब कुछ मैंने किया, वो गलत है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप कहाँ पे हैं। आई फील वेरी प्रिविलेज्ड आज की, बहुत लोगों से बहुत कुछ ज़्यादा मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बर्डन इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब मैं नहीं कहूँगा बोझ, लेकिन मैं कहूँगा एक ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं। एंड फेयर इनफ, वो आपको भगवान ने, खुदा ने वो मुकाम दिया है, तो आपको सँभालना तो पड़ेगा उसको। यू सी, ये वर्ड आजकल ज़्यादा यूज़ होता है दैट दिस वी आर प्रिविलेज्ड, या किसी एक दिग्गज का बेटा प्रिविलेज्ड है। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक फील्ड में ये यात्रा बहुत अलग होती है, बिकॉज़ एक तो घर में माहौल मिला म्यूज़िक का, लैंग्वेज स्पोकन एज़ म्यूज़िक, जो आप एक कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई म्यूज़िक रूम में शागिर्द गाना बजाना चल रहा था, तो आप उस माहौल में बड़े होते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इनकलकेट आप नहीं कर सकते हैं, वो अंदर से होना पड़ता है कि आपका पिछला शो कैसा था और आपको किस चीज़ में काम करना है। गुरु आपको मार्गदर्शन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन कि मुझे रियाज़ करना है, मुझे अपने काम को बेहतर करना है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंदर से ही आवाज़ आती है, उसकी तालीम नहीं है कोई, दैट कैन नॉट बी टॉट। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक रहमान भाई केस, इन माय केस, ये मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई प्रोग्राम फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हमने, कि प्रोग्राम है तो वी न्यू कि हम किसके बेटे हैं, किस किस्म का गाना बजाना चारों तरफ हो रहा है। ये नहीं कि कंप्लेसेंसी में बैठे हैं कि नहीं हमें ही सुनेंगे सब। तो ये लंबी यात्रा रही, बहुत बार शुरू में बहुत प्यार मिला लोगों का, लेकिन साथ-साथ एक दूसरी एक पैरेलल फीडबैक भी मिलता था लोगों से, अरे ऐसा सरोद बच चुका है, आप लोग क्यों हो फील्ड में? ऐसे भी लोग आए हैं हू ट्राई टू ब्रेक यू कंप्लीटली। लेकिन हमारे वालिद साहब आई थिंक थोड़े फार साइटेड रहे हैं। वो आज के ही इज़ बीन वेरी अप विद द चेंजिंग टाइम्स। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि 10 घंटे रियाज़ करिए। उन्होंने कहा अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए और आपको मालूम है क्या करना है आपको। वो बॉल हमारे कोर्ट में दिया उन्होंने कि यू नो व्हाट यू हैव टू। बट एक डर होना ज़रूरी है अंदर कि आई होप आई कैन परफॉर्म वेल। फ़र्क है कि आई विल परफॉर्म वेल और आई होप आई कैन परफॉर्म वेल, इसमें 2 फ़र्क है चीज़ों में। और मुझे लगता है जिस दिन आप अपने आप से खुश हो गए, तो वहाँ ही आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, आपको उसका एहसास नहीं है। वो 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ मैं गलत हो गया था। तो आई थिंक आपसे किसी का नाम ज़्यादा है, कम है, वो खाली वक्त का खेल है। यू शुड नेवर मेक फन ऑफ एनीबडी। मैं इस बात को बहुत सीरियसली मानता हूँ, क्योंकि हर कलाकार किसी भी फील्ड में
अपने हिसाब से 100% दे रहा है। अब वो कितना कनेक्ट हो रहा है ऑडियंस के साथ, वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसका कार्मिक कनेक्शन है, वो उसके इस जन्म के पुराने जन्म के कर्माज है। लेकिन हर इंसान अपना 100% देता है हर चीज़ पे, तो यू हैव टू अप्रिशिएट कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। दैट्स व्हाट वी डू। और ये दुआओं का काम है, मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, इन चीज़ों को वी कैन लाफ एट इट, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज ये आज हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, लोग आज दे आर हीलिंग बैक पेन, दे आर हीलिंग मेडिकली। तो ये सब जो वाइब्रेशन की दुनिया है, इसमें कुछ देयर इज सम रियलिटी टू इट। तो इसलिए ये लंबी यात्रा होती है, और आप टेक्निकल ब्रिलियंस एक चीज़ है, लेकिन यू आर स्टिल नॉट कनेक्टिंग। उसकी क्या वजह है? आपका काम अच्छा है लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। तो देयर इज सम यूनिवर्सल सो मुझे क्वोशंट ये देयर। समझ में आया कि किन्हीं के बेटे होने से आपको ऑब्वियसली इनिशियल रीच मिलती है, आपको एक्सेस मिलता है, बट आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और साथ में एक जिम्मेदारी भी होती है कि आप हारने का मौका कम मिलता है आपको, क्योंकि आपसे ऑलरेडी लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने अपने जवाब में ना 2-3 चीज़ें मेंशन की, मैं सारे हर मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। Yeah, पहली please. तो तालीम की हम बात कर रहे थे। आप लोगों की तालीम कैसी थी? और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो शायद सरोद बजाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि व्हाट शुड बी द बेस्ट वे। ऑल्सो बहुत कम लोग होंगे जिनको ये समझ में आएगा कि सरोद बजा के भी एक अच्छा प्रोफेशनल करियर हो सकता है। क्योंकि अगर हम जनरली म्यूज़िक की बात करें तो लोगों को लगता है कि सिंगर बनना चाहिए, या कंपोजर बनना चाहिए, लिरिसिस्ट बनना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट धीरे धीरे थोड़े से कम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली। तो तालीम आप लोगों की कैसी थी, कैसे लेनी चाहिए अगर किसी को करना है, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, जो आप अगर इतिहास के कोई पन्ने खोलें और पढ़ें, समर्पण होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू गो टीचर के पास जब जाते हैं विदाउट कैलकुलेशन कि मैं 2 साल में मेरा क्या होगा, 5 साल में क्या होगा। अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स में हैं तो ये एजुकेशन वैसा नहीं है कि 5 साल में आप डॉक्टर बन गए या 5 साल में सीए बन गए, इंजीनियर बन गए। करेक्ट? वो एक किताबी दुनिया है, ये एक दूसरी दुनिया है। एक आर्टिस्ट जो पेंट करता है, अब आप बोल नहीं सकते उसको कि 5 साल में वो कितना अच्छा बनेगा। करेक्ट। वो 2 साल में बन सकता है, या वो बचपन से बन सकता है, या उसको 50 साल लग सकते हैं। क्रिएटिव लाइन इज लाइक दैट। एनी क्रिएटिव, आप कुकिंग बोल दीजिए, आप स्पोर्ट्स बोल दीजिए, एनीथिंग दैट हैज़ नो टेक्स्ट इन्वॉल्व्ड, मेरे हिसाब से जो बुक नॉलेज नहीं है, वो एक क्रिएटिव जो नॉलेज है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला रहा है वो है कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने भी 8-8 घंटे रियाज़ किया एक टाइम पे, आज भी करते हैं 4-5 घंटे कॉन्सर्ट होने से पहले। तो हार्ड वर्क का कोई वो नहीं, शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो गलत प्रोफेशन में है। मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ कुछ लोग बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, 1-1 मिनट के रील्स हैं, बहुत अच्छा है, बट देन अगर मैं कॉन्सर्ट में को 3 घंटा बजाने बोलूँगा तो क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। तो आजकल सैडली क्या हो गया, वो लाइक से आप अपने आप को आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं। कोई बड़ा कलाकार है, उसके लाइक्स कम है तो आपको लग रहा है छोटा है आपसे। तो ये सब जो हो रहा है ये गलत है। मेरे हिसाब से एज आपने जो पूछा, फर्स्ट थिंग इज समर्पण। यू हैव टू गो विद अ ब्लाइंड, एंड यू शुड नॉट, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मेरा क्या होने वाला है। आपके पास बस 2 ऑप्शन, एक अच्छा गुरु ढूंढिए और आप रियाज कीजिए, अगर आप सरोद की बात कर रहे हैं। बाकी आई थिंक विद हार्ड वर्क यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आई कैन बी अमजद अली खान साहब का बेटा होकर भी मैं अपनी डेस्टिनी खराब कर सकता हूँ अगर मैं रियाज ना करूँ। ट्रू। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना इज नॉट अ क्राइम, बट अपॉर्चुनिटी मिलकर उसको वेस्ट करना इज अ वेरी बिग क्राइम इन लाइफ। तो आई थिंक हार्ड वर्क, रियाज जिसको हम कहते हैं, ह्यूमिलिटी रखना, एंड समर्पण अपने आप को करना टू द कॉज ऑफ म्यूजिक। नहीं, ये नहीं कि मैं सरोद बजाऊंगा, 2 साल में मुझे ये प्रोग्राम मिलेगा, मैं यहाँ से न्यूयॉर्क जाऊंगा, कार्नेगी हॉल में मुझे इतने $1000 मिलेंगे। ये कैलकुलेशन अगर आपने गलती से कर दी इस लाइन में, तो आपका फ्यूचर नहीं है इस लाइन में। ये आपने लाइन पहले भी सुनी है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो यू हैव टू हैव अ हॉक्स विजन एंड जस्ट बिलीव दैट आई एम टू बी अ गुड म्यूजिशियन टू स्टार्ट विद। उसके बाद
देखिए सरस्वती लक्ष्मी को बोलती है, फिर लक्ष्मी आती है आपके पास। अगर आपको लक्ष्मी चेस करना देना, आप सरस्वती का रास्ता मत अपनाइए, फिर आप ऐसा कुछ काम पकड़िए जो सीधा लक्ष्मी आ जाए आपके पास। बट लक्ष्मी चली जाती है रातों रात, सरस्वती नहीं छोड़ सकती आपको रातों रात। उसमें 20-25 साल लग जाते वो उसको कायम करने में, तो वो छोड़ेगी नहीं आपको बहुत जल्दी। सो यू हैव टू बिलीव दैट दिस इज अ प्रोफेशन फॉर दिस। आपको प्यार करना है प्रोफेशन से, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पर। अगर कैलकुलेट करना है फिर आप कुछ और लाइन ढूंढिए, बड़ा सिंपल है। एक्चुअली आपने बहुत सही बात बोली कि अगर मैं देख रहा होता तो मुझे समझ में आ जाता कि अगर आपको म्यूज़िक से प्यार करना है, म्यूज़िक में रहना है, तो म्यूज़िक से प्यार करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। करेक्ट। और समर्पण करने के बाद बिजनेस अपने आप बन जाएगा। अगर आपकी टारगेट बिजनेस है तो गलत लाइन में तो इसमें आना नहीं। एक चीज होता है पैशन ड्रिवन, एक चीज होता है इंटरेस्ट ड्रिवन। तो जैसे आपको शौक है म्यूजिक का, आपको सरोद बजाने का शौक है या वोकल का शौक है, वो शौक इज वन थिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको यही करना है जीवन में, फिर वो पैशन ड्रिवन है। तो फिर उसकी जो यात्रा है, यू हैव टू ड्वेल वेरी डीप। आजकल जिस ज़माने में हम लोग हैं, इतने ऑप्शंस आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, ये है वो है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो अच्छा है कि कोई ऑफिस जा रहे हैं तो समय नहीं है कहीं जाके सीखे, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, दिस एंड दैट, दैट्स वन थिंग। लेकिन इस इल्म को अगर समझना है, इस इल्म के अंदर अगर जाना है, तो एक गुरु का रहना बहुत ज़रूरी है। गुरु के साथ उठना बैठना, गाना बजाना बहुत बाद में आता है। हम लोग जब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, बहुत सालों तक तो उठना बैठना सीखा हमने। अब्बा साहब स्टेज में बैठा देते थे हम लोग। तानपुरा भी नहीं शुरू नहीं किए थे तब हम लोग। जस्ट इंटरेक्शन ऑडियंस से क्या चल रहा है, बैठे हैं स्टेज में तो कि क्या है ये दुनिया, क्या है ये इंटरेक्शन, क्या है ये वाइब्रेशन, क्या है। ग्रेजुअली फिर तानपुरा बजाए। एंड अब्बा साहब हैज बीन एन ओल्ड टाइमर। ही डिडंट से कि आई एम लॉन्चिंग अमान अली बंगश और लॉन्चिंग अयान। आई मीन ये तो समय के साथ थिंग्स हैपेंड। लेकिन वीवर जैसे 40s 50s में बच्चे बैठते थे स्टेज में, वैसे वी यूज्ड टू सिट व्हेन जब हमारी यात्रा शुरू हुई। एंड वी वर वेरी ब्लेस्ड कि इतने दिग्गजों का आशीर्वाद मिला बिकॉज ऑफ बीइंग अब्बा साहब सन। तो वो माहौल मिला, वो मतलब इजाज़त लेना गाना बजाना शुरू करने से पहले, कोई आर्टिस्ट आए हैं कैसे ग्रीट करना, ये सब चीज़ें, सलाम दुआ बहुत बड़ी चीज़, ये सब चीज़ें पहले आई, उसके बाद म्यूजिक फॉलोड आफ्टर दैट। तो अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको एक फील्ड बनाना चाहते हैं, यू वांट टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ दिस, तो यू हैव टू गो बैक टू दैट वर्ल्ड। एंड गुरुज का सबसे बड़ा एग्जांपल द्रोणाचार्य जी थे। उस आई मीन इट वाज द यू सॉ शेड्स ऑफ पार्शियलिटी बैक देन आल्सो। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आजकल मोस्ट गुरुज हैव अडैप्टेड टू चेंज, और वो दिखता है, तालीम दिखती है आज भी कुछ नहीं। बट आपने जो अच्छा एक बात पूछा ना, कमर्शियल, जो देखिए क्लासिकल बोथ आर म्यूजिक, बट इसको कमर्शियल म्यूजिक क्यों कहते हैं और एक को क्लासिकल क्यों कहते हैं? दोनों बराबर हैं, ये नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। कमर्शियल में एक डिफाइन है कि अगर ब्रेक मिल जाए तो पैसे कमाना शुरू हो जाओगे, गाना हिट हो गया। क्लासिकल में हिट फ्लॉप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप 10-20 प्रोग्राम जब खराब बजाएंगे तब जिक्र शुरू होगा, ये खराब इसने शुरू कर दिया बजाना, और 20-25 अच्छे बजाओगे तो जिक्र होगा कि ये अच्छा बजाने लग गया है। इट्स वर्ड ऑफ माउथ। करेक्ट। कमर्शियल में क्या है कि एक हिट हो गया तो बात फैल गई है, इसको लाते हैं, ये हिट हो चुका है। तो मुझे हमेशा हिट फ्लॉप का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा लगता था, और अभी भी लगता है, बिकॉज म्यूजिशियन तो वही है जिसने हिट दिया 5 साल बाद फ्लॉप दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो खराब हो गया, बट कमर्शियल वर्ल्ड में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो दैट इज अ डिफरेंस। अगर आपको पैसे कमाना है थ्रू म्यूजिक, सो यू शुड ट्राई द कमर्शियल में, इट्स अ बेटर ऑप्शन। और अगर आपको क्लासिकल करना है तो भैया भूल जाओ, ये पैशन है, अगर अच्छा होगा तो देखी जाएगी। इट इज़ नो वंस फोर्सिंग कि लाइक अब्बा ने हमको फोर्स नहीं करा ये करो, शौक उठा, अच्छा लगा, मज़ा आने लग गया। और इस लाइन में एक इज्जत अलग है, मतलब इसमें मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ होता है किसी के साथ, इसमें हमारे क्लासिकल में क्या होता है 40-45 तक आप सबके पैर छुइए, फिर उसके बाद आपके सब पैर छूना शुरू कर दो। सो एनीवे, तो दोनों अलग लाइन्स है, एक कमर्शियल है एक क्लासिकल है। और आप लोग ऑलमोस्ट 3 दशक हो गए अब साथ में जी कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। कोई ऐसा सीक्रेट फार्मूला है इतना कंसिस्टेंट रहने का?
देखिए, ये बहुत अच्छा आपने अल्फाज यूज़ किया, टू बी कंसिस्टेंट। यू नो, ये होता है अब जब लोग कामयाब नहीं होते, कोई भी, तो बड़ा मेहनत करते हैं, और जब कामयाब हो जाता है कोई भी इंसान, फिर वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन टू बी कंसिस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप ज़िक्र करें हम दोनों, बेसिक इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये नहीं है कि आज मैंने बजा दिया, आज इन्होंने बजा दिया। म्यूज़िक में क्या होता है, कभी आपका दिन है, कभी नहीं है आपका दिन। जो बैट्समैन का होता है, कभी 100 मारे, कभी 0 पे आउट हो गया। डज़न्ट डिफाइन हिम एज़ अ गुड और अ बैड पर्सन। इफ ही इज़ कंसिस्टेंट, 0 पे अगर आउट हो रहा है, तब कहीं प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कंसिस्टेंट होना, बेसिकली यू हैव टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए एक इज्जत। और जैसे मैंने आपको कहा कि अपने से सबको अच्छा ही समझिए आप। मैंने एक बहुत बड़े एक तबला वादक का एक कोट था, बहुत अच्छा था, मैं हिंदी में उसको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप सबसे अच्छे कलाकार हैं कमरे में, बहुत ज़रूरी है आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं कमरे में, कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हैं, आप दूसरे को इज्जत दे रहे हो, ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि शायद इससे मैं कुछ सीख कर जाऊंगा आज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग के अंदर ये मिजाज है कि मैं सिखा कर जाऊंगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थोड़ी। और आई थिंक क्रिएटिवली हमेशा यू हैव टू सी द लार्जर पिक्चर। तो आई थिंक कितना कॉन्सर्ट्स के साथ साथ हमने 2 किताबें को ऑथर करी हैं, इतना और इतने एल्बम्स और इतने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स साथ करते हैं हम लोग। तो अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हुए हैं, इट्स अच्छे के लिए हुए हैं। मेनली बिकॉज द इवेंचुअलिटी इज एक्सीलेंस। जब आप एक्सीलेंस की खोज में हैं, इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग एक ही गुरु से सीखे हैं। तो आई थिंक ये इन्होंने अपनी दुनिया एक अलग रंग में बसाई है, मैंने शायद अपनी दुनिया अलग रंग में बसाई है। एंड व्हेन वी आर टुगेदर कोशिश करते हैं गुलदस्ता दिखे। तो क्योंकि आज भी इनको इंडिविजुअली इनविटेशंस आते हैं, मुझे आते हैं, लेकिन आई थिंक पीपल वांट टू सी अस टुगेदर। तो ज्यादा True. शोज एक साथ होते हैं, एंड वो हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं किया था, वो नहीं, और जस्ट सो हैपेंड। आई थिंक जब आप परफॉर्म करते हैं, द एटीट्यूड होना चाहिए आप मज़े कर रहे हो। एग्ज़ाम देने के ये नहीं होना चाहिए, वहाँ आदमी गड़बड़ कर जाता है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो 23 घंटे जो आप ऑफ स्टेज हो, वो होती है आपकी परफॉर्मेंस। और जो स्टेज में आप वो 1 घंटा जाते हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है परफॉर्मेंस का। सो यू शुड एन्जॉय दैट मोमेंट, बिकॉज़ वो एक भगवान खुदा का भेजा हुआ मोमेंट होता है। आपको स्टेज है, 5,000, 10,000, हज़ारों में लोग आपको सुनना है, तो उससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या लाइफ में। वहाँ जाकर आपको लगे कि आप आईआईटी का एग्ज़ाम का पेपर भर रहे हो, तो वो तो फिर आप गलत, यू आर गेटिंग नर्वस फॉर नो रीज़न। एन्जॉय द मोमेंट। और वही हम करते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक बहुत सारे लोगों को अयान भाई और मेरा ये एक डुएट का कॉन्सेप्ट पसंद है, बिकॉज़ वी एन्जॉय आवरसेल्व्स। और जो हमारे साथ लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, हमारे जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, तबला वादक हो या ड्रमर हो, जो भी हों, इट इज़ अबाउट गिविंग देम इक्वल रिस्पेक्ट, इफ नॉट मोर। देखिए, मैं मानता हूँ इज्जत देने से आपको इज्जत मिलता है, और जहाँ आप ईगो में इज्जत लेने के चक्कर में जाते हो, तो कोई ना कोई आपकी इज्जत ले लेता है फिर। तो मोर यू गिव इज द मोर यू रिसीव इन लाइफ। तो वो अपने तो अगर आज मैं अयान भाई और अपनी सक्सेस स्टोरी इज नॉट द राइट वर्ड, कंसिस्टेंट जो आप वर्ड यूज कर रहे थे, अगर उसकी कहानी बताऊं, तो इट्स बिकॉज हमने सबको इज्जत दी है, एटलीस्ट कोशिश की है। इसलिए आज भी हमारी गाड़ी टचवुड पटरी पर है। और आप लोगों ने इस दौरान क्या-क्या चेंजेस देखे हैं क्लासिकल म्यूजिक और इंडस्ट्री में? चेंजेस बहुत आए हैं फील्ड में, बिकॉज दुनिया में चेंजेस आ गए। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो कैसेट से सीडी आते हुए देखा, सीडी से फिर डैट मशीन। डैट मशीन आया, मिनी, ये तो इट ओनली म्यूजिशियंस नो बिकॉज वी वर रिकॉर्डिंग शोज। लेकिन फील्ड में चेंजेस आए बिकॉज केबल टीवी हैपेंड इन इंडिया फ्रॉम 2 चैनल्स, वो चेंज। तो आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में आ गए हैं, तो ओवरनाइट इतना कुछ स्ट्रीमिंग पे आ गए हम लोग। आई मीन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग एल्बम्स फिनिश्ड। तो बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन लकीली क्लासिकल फील्ड ऑल्सो सीमलेसली अडेप्टेड टू द चेंज। मतलब अगर डिजिटलाइजेशन आया तो क्लासिकल म्यूजिक वाज अ पार्ट ऑफ इट।
social media today is on your face. Classical music is a part of it. So I think classical music without any struggle very seamlessly adapted to change, और हमेशा से ऐसे ही यही कहानी थी. बिकॉज आज हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा आपको नहीं लगता कि क्लासिकल म्यूजिक पहले से इंटरेस्ट कम हो गया है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. बिकॉज पहले तो ये इट वॉज ओनली फॉर रॉयल्टी. 200-300 लोग होते थे पहले. इट वॉज अ चेम्बर म्यूजिक था, इंटीमेट सेटिंग्स में, फिर जमींदारों के घरों में, कलकत्ते में, महाराष्ट्र में, ऐसे फिर ग्रेजुअली कॉन्सर्ट हॉल्स में आया. और आज concerts are happening in 3,000 seaters, 4,000 seaters and selling out. So thanks to all the great legends of our field, जिन्होंने पूरा एक नक्शा बदला क्लासिकल म्यूजिक का. और देखिए हमारी फील्ड में the main thing is, luckily no book gave you information how classical music should be presented. There is no book. There's no rule. It's a oral tradition. हमारे जो दादा हैं, उस्ताद हाफिज अली खान साहब, he was a hero of the 40s and 50s. उन्होंने कोई राग 15 मिनट से ज़्यादा बजाया ही नहीं. His world said it's all repetition. ये उनकी कन्विक्शन थी. फिर एक ऐसा टाइम आया कि हम लोग ने भी वो किया कि आलाप एक घंटा, डेढ़ 2 घंटे चला. एक राग एक डेढ़ घंटे हम लोग बजाए. And when you are growing up, you want to prove yourself musically even more. विद्वता. तो even though we didn't, I mean, अगर logical explanation आप दे तो कोई logic था नहीं उसमें, लेकिन ये 1.5 घंटा बजाए राग, because our father did it, everyone was doing it. लेकिन as you grow older, then you question so much, you question the craft. तो आज short pieces का एक interest है, एक desire है, and there's nothing wrong with that. नहीं, I think सबका अपना story है. अगर आप पास्ट में जाएं, आप बड़े गुलाम अली खान साहब को, उनका प्रेजेंटेशन अलग था, उस्ताद अमीर खान साहब का अलग था, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी का अलग था, सबका अलग अलग था. कोई रूल बुक नहीं है. लेकिन जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया वो फंस गए. देखिए हमारे प्रोफेशन में एक प्रॉब्लम है छोटा सा. आइदर आप ऑडियंस के लिए बजाइए या म्यूजिशियंस के लिए बजाइए, आप डिसाइड करिए आप करना क्या चाहते हैं. अब होता क्या है, करीब 10,000 की ऑडियंस आई है और वहाँ 2 कलाकार आकर बैठ गए सामने. अब ये जो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट गया है पूरे चार्ज में कि मैं 10,000 की आज आई रॉक दी ऑडियंस, अब उसकी नज़र पड़ती है 2 क्लासिकल के ऊपर. अब वो फंसता है कि अब मैं क्या करूँ. परफॉर्मर और म्यूजिशियन 2 अलग लोग हैं. द ब्लेंड ऑफ अ परफॉर्मर और अ म्यूजिशियन मेक्स यू इनटू अ सक्सेसफुल स्टार. इज नॉट द राइट वर्ड, बट ये वर्ड आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो परफॉर्मर मीट्स म्यूजिशियन. अगर आप खाली परफॉर्मर हैं प्रॉब्लम है, अगर आप खाली म्यूजिशियन है वहाँ पर भी प्रॉब्लम है. तो जो लोग आप देखिए, जो लोग पॉपुलर हुए किसी भी फील्ड में एक ब्लेंड लाए. वो सरोद, सितार, तबला, संतूर, फ्लूट, जिनके नाम आप ले लीजिए. ऐसे नहीं थे कि एक ही संतूर था, एक ही फ्लूट था, एक ही तबला था, एक ही सरोद था, एक ही सितार. हजारों थे पर 1-2 आए सामने. मेहर थी ऊपर वाले की 100%, बट कहीं उनका फॉर्मूला भी करेक्ट था, हाउ टू प्रेजेंट म्यूजिक और उस वक्त ऑडियंस को कैसे अपने मुट्ठी में लेना. तो ये भी एक हुनर है जो सबको नहीं होता. ये बट इसका भी ब्लेंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता कि कैसे करें. इट्स वेरी मैंने बोला कृपा होनी, मेहर होनी चाहिए आपके ऊपर. आप क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में? आप लोगों के सामने हम लोग तो बहुत दूर हैं उस मेहर से, लेकिन जैसे मान लीजिए 5,000 लोग कॉन्सर्ट में बैठे हैं और 2 सीनियर क्लासिकल आपको देखिए ऑडियंस को खुश करना है. एंटरटेनर इज नॉट अ राइट वर्ड आई लाइक टू यूज, में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वही राइट वर्ड है कि ऑडियंस जब आपका कॉन्सर्ट सुनकर जाए तो वो फिर आना चाहे. कसम ना खा ले कि मैं कुछ भी हो जाए ये कॉन्सर्ट नहीं सुनूंगा करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ करेज ऑफ कन्विक्शन. वो कन्विक्शन जो है वो एरोगेंस नहीं है, लेकिन कि मेरी ये दुनिया है, मैं अपनी दुनिया में इनको लाऊंगा, मैं अपनी दुनिया सजाऊंगा. करेक्ट. तो कोई आए कुछ भी हो, लेकिन वो ये कि दैट सेंस ऑफ कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब वैलिडेशन के चक्कर में पड़ गए आप तो फिर कहानी आपकी चेंज हो जाएगी. बट अयान भाई, मैं बिकॉज एक फैमिली से आते हैं, मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा कि फैमिली है, लेगेसी, वो सब नहीं है, बट बिकॉज हम कहीं से आते हैं तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे वो ऑडियंस म्यूज़िक समझे या ना समझे, हम
अपने रागदारी से बाहर नहीं निकलते। देखिए क्या है, ट्रेडिशनल म्यूजिशियन का एक फर्ज होता है, कुछ भी करिए, इट्स फ्रीडम विद इन डिसिप्लिन। दायरे में रहकर आप करेक्ट। बदमाशी कीजिए, मजे कीजिए लाइफ में, दायरे में रहकर। अब और ऑडियंस को अच्छा क्या लग रहा है, उस चक्कर में अपना रागदारी, अपनी इल्म तालीम सब भूल कर मैं वहां कूद जाऊं, वो फिर गलत काम है। हमने बहुत एक्सपेरिमेंटल काम जो भी किए, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट वो। हम नाउ दैट्स आवर थिंकिंग कि बहुत एल्बम्स बनाए हमने विद इलेक्ट्रॉनिका म्यूजिक फॉर द फैशन इंडस्ट्री, फॉर होटल Hotels, चेन्स मैनी, हाँ। लेकिन हमने वो राग की प्योरिटी रखी। मतलब तो मैं कहता था पहले कि भाई इन ऑर्डर टू बी कंटेम्पररी यू डोंट हैव टू मर्डर ट्रेडिशन, दे कैन को एग्जिस्ट, बिकॉज लाइक आई सेड रूल बुक नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन को कायम रखते हुए उसके आसपास अब अपनी दुनिया बसे। देखिए रिबेल नहीं होना है। मुझे जो लगता है लाइफ में, बहुत लोग कहते हैं कि आई डोंट केयर, और मेरा ये सोच है, अच्छी बात है, बट यू कैन नॉट इंसल्ट द म्यूजिक जो पहले रह चुका है। तो मतलब फिर वो सब लोग बेवकूफ़ थे जो ट्रेडिशनल थे। अगर उनको ही हटना, अगर करेक्ट वे है कि अब रिबेल बन जाएं, तो फिर वो लोग बड़े जो बुजुर्ग थे वो तो सब गलत थे शायद। तो उनकी इज्जत के लिए आप एक दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप सच में म्यूज़िक की इज्जत करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की इज्जत करते हैं, और जो जो आ रहा है, जो ये नदी, जो इट्स अ रिवर दैट्स फ्लोइंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और आज भी वही राग चल रहा है, यमन चल रहा है, केदारा चल रहा है, उसमें कोई अलग सुर तो लगने नहीं है, भैरवी में कोई 12 सुर है, तो हर राग का एक पैटर्न है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। देन यू आर ब्रेकिंग, आप फिर एक गलत काम कर रहे हैं आर्ट फॉर्म के साथ। तो मेरे पिताजी हमेशा 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि एक तो अपने साज को मिलाकर बजाना है, बेसुरा नहीं, और एक राग को कायम रखना है। कम बजाओ लेकिन सुर में बजाओ और रागदारी में बजाओ। बहुत कोलैबोरेशंस भी हम जो करते हैं, तो वो अब जैसे जैज़ की दुनिया अलग है, लेकिन हमारे ज़्यादातर कोलैबोरेशंस हैव बीन वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियंस। जैज़ के साथ भी बजाए हम लोग, लेकिन वी एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक मोर, बिकॉज वो भी अपना ट्रेडिशन लेके चल रहे हैं, बाख का, मोज़ार्ट का, बेथोवन का, और हमारी जो ट्रेडिशन है, तो एक अच्छा मीटिंग पॉइंट आता है। एंड वी कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, बिकॉज वो सब रिटन स्कोर होता है, चाहे हम पिताजी का एक कंचर्टो है वो बजाएं, या हमने भी बहुत सारी चीज़ें कंपोज करी हैं, सो इट्स ऑल रिटन डाउन। तो एक हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, बिकॉज हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो भी एक दुनिया है, एंड वी सल्यूट दैट वर्ल्ड ऑल्सो, कि एक रिटन स्कोर को पढ़ के हाउ दे आर इमोटिंग हाउ द म्यूजिक शुड बी प्लेड। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, लेकिन दिस इज अगेन ये हमारी सोच है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड हैज़ नो रूल्स। लेकिन वही है कि यू शुड नो कि टेक ऑफ किया है, तो यू शुड नो आप लैंड कहाँ कर रहे हैं। आप लोग दोनों ने एक बड़ी अच्छी बात करी, मतलब मुझे जो समझ में आया कि आपको किसी को खुश करने के लिए अपने अस्तित्व या अपनी कॉन्शियंस से खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दायरे में रह के जो आपने सीखा है, जिसकी आप पूजा करते हो, उस दायरे के अंदर भी आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हो। एब्सोल्युटली, जी, बिल्कुल। आपको उससे खेलने की ज़रूरत नहीं है। एंड कोई भी चीज़ अगर आप बदलते भी हो, चेंज भी करते हो, एक्सप्लोर भी करते हो, तो वो बैलेंस और ब्लेंड समझना ज़रूरी है जी, कि ना तो आप किसी की डीवैल्यू कर रहे हो, हर वो इंसान जो आपको सुनने आया है आप उसकी वैल्यू कर रहे हो, एग्जैक्टली। लेकिन आप अपने कोर फिलॉसफी को छेड़खानी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। उसको रख रहे हो। नहीं, जैसे आपने बताया, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी भी है। नहीं तो मैं ये मानता हूँ कि वक्त के साथ अगर आप नहीं बदले, अपनी म्यूज़िक को आप एडिट ना करें, तो वक्त आपको पीछे छोड़ देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ट्रेडिशनल होते हुए आपको वक्त की इज्जत ज़्यादा करनी है, और ये नहीं कि कोई बैठा है सामने और मैं आग बंद करके शुरू हो जाऊँ 2 घंटे कि मैं प्योरिस्ट हूँ। इसकी कोई इज्जत नहीं है। करेक्ट। इज्जत है कि ऑडियंस में कितने लोग बैठे हैं आपके लिए। आज बड़ा तवज्जो दिया जाता है, इनको ये अवार्ड मिल गया, इनको ये अवार्ड मिल गया, और उसमें बायोडेटा में मैं और आनंद हमेशा कहते हैं कि यार हमें बायोडेटा हमारा मत पढ़ो, म्यूजिक विल टॉक फॉर इटसेल्फ। करेक्ट। चाहे अच्छा बजाएं, बुरा बजाएं, पर हाँ, माता पिता का नाम बता दो, कहाँ से आ रहे हैं, बस वो काफ़ी है। और सबसे बड़ा अवार्ड है कि आपकी ऑडियंस फुल है, ये वो फुल हाउस, टिकटेड, सोल्ड आउट। उससे बड़ा करम क्या है आपके ऊपर। करेक्ट। आप कोई भी फन्ने खान होंगे, आपको सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, पर उसका मतलब क्या अगर हॉल खाली पड़ा आगे।
That's the biggest validation. Yeah, and like I said, I mean, your music is who you are. तो आपकी जो यात्रा है, your high point, low points, तो you're constantly reinventing, doing a retrospect, doing a introspect. You should reinvent. बिल्कुल. I mean, it should happen naturally. कि आज अगर मैं वही राग कामोद बजा रहा हूँ, मैं 10 साल पहले बजाया था, मेरी आज सोच क्या है? If there hasn't been a change, then it's scary. क्योंकि the only thing natural and constant is change. तो इसलिए it's not कि आप dilute कर रहे हैं अपने मौसीकी को, अपने संगीत को, because सबसे पहले तो रूल बुक है नहीं, जैसे मैंने कहा आपको. लेकिन you have to, I mean, sky is the limit. कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन को एक्टिव रखते हुए अब नया क्या कर रहे हैं. और सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है ऊपर वाले का, जब when you're criticized. Because if you're relevant, you're criticized. If you're not relevant, nobody criticizes you. True. तो क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़ी एक बरकत होती है ऊपर वाले की, कि वो आप अचानक आते हैं फील्ड में, किसी भी फील्ड में, और आपकी बुराई थोड़ी शुरू हो जाती है काम की, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मूवमेंट शुरू कर दिया है, आप आ गए हैं कहीं से. तो ये सब अच्छे, पीपल टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव फॉर्म. ये नेगेटिव नहीं है. अगर आप रेलिवेंट हैं तो आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर आप रेलिवेंट नहीं, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो फ़र्क ही क्या पड़ रहा है किसी को. तो आप लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात की अभी, एक तो कोलैबोरेशंस की बात की जी. और एक परफॉर्मेंसेस की. सो आपने काफ़ी कोलैबोरेशंस की हैं. जी. आपका सबसे यादगार कोलैबोरेशन कौन सा है और क्यों? एक किया था अभी हाल में ही पिताजी के साथ लॉस एंजलिस में, जो वॉल्श के साथ, जो ईगल्स के बैंड के साथ हमने ट्रैक्स बनाए. एल्बम का नाम है द प्रेयर्स. वो लॉकडाउन में आया था. लॉकडाउन में आया था. तो जो वॉल्श, जो ईगल के, इट्स लाइक वर्किंग विद बीटल्स. तो वो हैं शायद 85 के हो गए हैं वो, और अभी भी स्टूडियो है, और उनके पूरे वो ड्रमर्स. और सो ये अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ अब्बा की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हमें कहाँ ईगल्स के सामने बैठने का मौका मिलेगा. और बहुत सारे क्रॉसओवर्स किए हैं, बहुत सारे एल्बम्स किए हैं. लेकिन अभी हाल में एक नया जर्नी है अयान भाई, मैंने जो शुरू किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ. नाम तो नहीं ले सकते ऐसे, लेकिन एक होटल चेन है जिनके सारे होटल्स इंडिया में आप एंटर करते हैं, तो चाहे चेन्नई हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, तो म्यूज़िक जो बज रहा है वहाँ पर हमने क्यूरेटेड. फिर हाल में मिनरल वाटर का एक ब्रांड है, उनके साथ म्यूज़िक. तो कॉर्पोरेट में हम काफ़ी अब काम कर रहे हैं, और इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत मज़ेदार एक जर्नी है. कोलैबोरेशंस में व्हाट इंट्रिग्स मी मोस्ट इज जब हम लोग ऑर्केस्ट्रास के साथ बैठते हैं, तो आप सोचिए कि आप 60 लोग 70 लोग के साथ बैठ रहे हैं जिनको आप कभी मिले नहीं हैं, और आप कलेक्टिवली म्यूजिक यू आर क्रिएटिंग म्यूजिक एट द सेम टाइम. नो सो चाहे वो शिकागो फिलार्मोनिक हो, या अभी जनवरी में लंदन फिलार्मोनिक के साथ भी है परफॉर्मेंस. बहुत करीब बाय गॉड्स ग्रेस 20-25 ऑर्केस्ट्रास के साथ बजाए हैं पूरे दुनिया में हम लोग, यूएस में, यूरोप में. पहली दफा सरोद ऑर्केस्ट्रास के साथ बजाए पहले. बट आप लोगों को दिक्कत नहीं होती बिकॉज़ ऑर्केस्ट्रा प्लेज विद नोटेशंस? नो, सो इट्स रिटन एज अब्बा साहब्स कंसर्टो. हम रट लेते हैं ना. अच्छा. वी नो, और इंडियन से अच्छा कौन रटता है? and there are windows for us to improvise. So what I'm saying is कि आज जो दुनिया में हालात है, I mean there's so much violence going on all over the world. So this has such एक collective message है कि अलग-अलग communities के लोग, I mean कोई ईस्टर्न यूरोपियन है, कोई अमेरिकन है, कोई जो भी हैं, हम लोग इंडिया से हैं, सब लोग मिलके collectively उन्हीं 12 सुरों को हम celebrate कर रहे हैं. तो at some level that's why when we are collaborating, सारे projects के जो नाम हैं, they are driven by conveying the message of peace. नहीं, and also music like जैसे हम लोग घर में बात होती है, music is like flower, fragrance, water. कोई religion नहीं इसका कोई बाउंड्री नहीं है. हाँ, जब आप टेक्स्ट लगा देते हैं तब एक बाउंड्री डाल देते हैं. ये पर्शियन है, ये इंग्लिश है, ये साउथ एशियन है, ये इंडियन है, तो टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट हटा दें, देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक इटसेल्फ इज यूनिवर्सल है. वो इंसान ने टेक्स्ट लगा दिया है अपना बनाने के चक्कर में, कि इसलिए कॉमन मैन टेक्स्ट समझता है. जब आप कोई गाना गाते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, वो आदमी एक्चुअली गाने के सुर नहीं समझ रहा है, वो टेक्स्ट समझ रहा है. सुर तो वही लग रहे हैं,
तो बट इट्स गुड, टैक्स से अगर किसी को खुशी मिल रही है बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, बट म्यूजिक हैज़ कोई बाउंड्रीज नहीं होते, करेक्ट। टैक्स लगा देता है बाउंड्रीज। और आप लोगों ने बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ में और फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया। जी। कोई परफॉर्मेंस जो आपको याद आता है, या कोई ऐसी देखिए अच्छी सी इंसिडेंट तो याद आती है, कुछ फनी इंसिडेंट याद है कॉन्सर्ट फनी में? से ज़्यादा बुरे याद हैं, मतलब फनी तो मतलब बना लेते हैं हम लोग, स्टेज पे कोई गलती हो रही एक दूसरे से तो हंसी मजाक तो हो ही जाती है उस चीज़ के चक्कर में। कोई तबला वादक बजा रहे हैं, कभी हम सब में नहीं आ रहे, कभी वो सब में नहीं आ रहे, तो उसका मज़ा अलग है, वो तो वी ऑल लाफ अबाउट ईच अदर। बट आई थिंक एक कॉन्सर्ट हुआ था हमारा, एक्चुअली 2 हुए थे, वन वाज लंदन, वन वाज साउथ अफ्रीका। This was about? एक लंदन में था कॉन्सर्ट, अच्छा, when? काफ़ी छोटे थे, आई वाज 13, ये 11 के होंगे, और लंदन में ज़्यादा शौक खेल कूद का था, घूमने का था, ध्यान नहीं था कि क्या सीरियसनेस है। और स्टेज में जब हम बैठे, बहुत बड़ा वेन्यू था, लोगन हॉल नाम था, इट वाज अबाउट 1100 सीटर, और सामने बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए थे इंडिया के, और अयान और मुझे ना पता है कि सम कहाँ है, खाली कहाँ है, मतलब कुछ भी हो रहा है, और समझ तो गए थे हम दोनों ने क्या किया स्टेज पर। और जब वापस होटल आए थे तो अब्बा को बुखार हो गया था, बिकॉज ही वाज सो एम्बैरेस्ड। तो वो एक दिन था और आज का दिन है, वी अंडरस्टूड व्हाट म्यूजिक मेंट टू हिम, और ये सोचा था कि चाहे छोड़ दे बजाना, लेकिन जब तक बजा रहे हैं ये दिन वापस नहीं आना चाहिए। ये तो नॉन मेमोरेबल शो था। जो मेमोरेबल था वो, आई थिंक इफ आई एम टू, आई मीन ऑस्लो वाला, गॉड हैज बीन काइंड, बहुत सारे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा ऑस्लो नोबेल प्राइज, या नोबेल पीस प्राइज के लिए जो परफॉर्मेंस था, दैट वाज वेरी मेमोरेबल। वो कैलाश सत्यार्थी जी वाज गेटिंग द नोबेल प्राइज अलोंग विद मलाला यूसुफजई। तो वहाँ क्वीन लतीफ़ा वाज परफॉर्मिंग, स्टीवन टाइलर वाज परफॉर्मिंग, सो अब्बा साहब with Aman Bhai and I, we performed, and तो वो बहुत यादगार शो था। Then United Nations के लिए UN Day हुआ, India was represented after I think 52 or 56 years. I think 56 years ago या 52 years ago it was MS Subbulakshmi जी who performed. तो यहाँ पे अब्बा साहब का वो concerto हुआ with the Refugee Orchestra, और so that was I think a very big moment at the UN General Assembly Hall. तो उनके वजह से बस वी लक्ड आउट ऑन सो मेनी ओकेजन्स। तो वी डोंट, लेकिन वही है कि हर मोमेंट को वी वैल्यू इट, आई मीन वी वैल्यू इट, वी ओनली हैव ग्रैटिट्यूड। सर हमारे पास और बहुत सारी बातें जी। इस बीच में हमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था, और वहाँ पे हम अपनी जो कम्युनिटी की ऑडियंस है, कुछ अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ ऑलरेडी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग सवाल भेजते हैं, तो वो सवाल हम लेना चाहेंगे। प्लीज। तो कुछ बहुत ही बेसिक्स भी हो सकते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट से भी हो सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल, आप दोनों की जुगलबंदी का एक सिग्नेचर वाइब होता है, कभी ऐसा होता है कि आप दोनों का मूड स्टेज पे डिफरेंट और उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे पड़ा हो? हाँ, होता है 100%। हाँ, लेकिन लकीली आई थिंक जब आप स्टेज में बैठते हैं तो यूजुअली यू हैव टू कट ऑफ, स्विच ऑफ, यू नो, बिकॉज उस वक्त एक आप क्या कह रहे हैं, वो आपकी, दैट्स योर वर्ल्ड। तो ऐसा हुआ है शायद एक आध बार की बातचीत नहीं थी शायद, फॉर सम पर्सनल रीजंस, बट वो विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ कॉन्सेप्ट शुरू होता है, आप बैलेंस आउट हो जाते हैं। बैलेंस, लेकिन इट डजंट शो इन द म्यूजिक, आई मीन आई डोंट थिंक सो। सबसे बेस्ट ये होगा कि झगड़ा चल रहा है, स्टेज पे गए, परफॉर्म किया, वापस आए, अब वापस शुरू, इसलिए वो भी होता है, बट वो झगड़ास आर नॉट, अगेन जैसे बात कर रहे थे, इट वाज नॉट पर्सनल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नहीं, मतलब ये करते हैं आज, ये नहीं करते, ये कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, रिलेटेड टू म्यूजिक, इट्स जस्ट तो वो हो जाता है बिटवीन ब्रदर्स जो होता है। वी आल्सो मोर देन ब्रदर्स, आई थिंक वी आर मोर ऑफ गुड फ्रेंड्स। और देखिए, एंड ऑफ द डे 2 बातें जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई हैं, नियत साफ मंजिल आसान, ये बहुत क्लियर है, आप समझ गए होंगे नियत साफ मंजिल। और एक है बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। सो बाअदब बानसीब मतलब जो अदब है उसको नसीब उसका बहुत अच्छा है, और जो बेअदब होता है, बदतमीज, उसका नसीब खराब ही होना है। तो एज आई सेड, इस बात पे हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं ह्यूमिलिटी के ऊपर, क्योंकि वर्ड बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा वर्ड है ये। ट्रू। सबसे पहले कामयाबी आपको ह्यूमिलिटी से दूर ले जाती है, अगर आपका वक्त ख़राब है। और इंसान का अगर वक्त सही है,
वो दिखेगा कि वो हम्बल है, मतलब इसका वक्त सही चल रहा है, वो हिलेगा नहीं वहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि जो एरोगेंट होता है उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके अंदर एरोगेंस आ गई। वो he is unaware. उससे बड़ी सजा नहीं है कोई। मतलब सॉरी टू से दिस बट एक कहावत है, किसी से मैंने सुनी थी बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि आज की डेट में कैंसर का इलाज है बट एरोगेंस का इलाज नहीं है। ट्रू। वो ले ही जाता है आपको कहीं। आप देख लीजिए जितने डाउनफॉल्स आप किसी भी करियर में देखेंगे, इट वाज डू विद एरोगेंस, दैट्स ऑल। जिस दिन शायद आप ये मानने लग जाते हो कि मैंने किया है, मैं ही हूँ, बस। मुझे जब यंगस्टर्स आजकल पूछते हैं कि आई वांट टू, मुझे और क्या करना चाहिए, अच्छा ही सभी अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ जस्ट डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। Yeah. मतलब ये मतलब इतनी लंबी यात्रा है ये, तो ये करते रहिए, बस करते रहिए। जब मुझे हम लगता है ये जो लाइन है ना, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, इट्स वेरी ये तो इट्स वेरी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। कहीं लिख लेनी चाहिए और दिन में 10 बार इंसान को ये याद आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो कॉन्सर्ट हॉल्स में हम जब जाते थे सुनने बड़े बड़े कलाकारों को, उस्ताद विलायत खान साहब को, पंडित रविशंकर जी को, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को, सब बड़े बड़े फनकारों को, तो हमें एक ग्रीड होता था कि हम ग्रीन रूम में घुसे और उनके पैर छू लें, वो हमको देख ले या हम ऑटोग्राफ ले लें। एक पागलपन, एक ये था वैलिडेशन। जो अभी एक अजीब और एक बड़ी स्कैरी बात है वो ये हो गया है कि आप अगर सितार बजा रहे हैं या गाना गा रहे हैं या तबला या सरोद बजा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके जो पीक पे जो आर्टिस्ट हैं, यंगस्टर वहाँ जाकर मिलना नहीं चाह रहे, ये वो इज्जत देना नहीं चाह रहे। सामने दिख गए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, हु केयर्स। ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है ये गलत है। दिस इज वेरी स्कैरी। ये एक इट्स लाइक अ होल ऑन द टाइटैनिक शिप जो सिंक करेगा उस इंसान को लेकर। बिकॉज क्या है कि ये एक अंदर से एक चाहत होनी चाहिए कि जिस फील्ड में आप हैं उनके जो टॉप पे जो लोग हैं उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे दुआएं, सी आई बिलीव इन दैट, उनसे दुआएं लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं हाल में मिला था किसी यंग म्यूजिशियन को जो शायद मुझसे 20 साल छोटे होंगे, तो अब वो मिले तो क्योंकि वो अच्छा गाना बजाना करते, तो नेचुरली मेरे अंदर से नमस्कार आदाब निकला और वो मेरे को हेलो कह रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बुरा उसके लिए लगा, क्योंकि उसने वो 1 सेकंड में अपना फ्यूचर मुझे बता दिया कि आगे जाकर होने क्या वाला है। बिकॉज वो मान चुका है कि मैं आई एम अ स्टार, इसको जरूरत पड़ी मुझे नमस्कार करने, मतलब यू नो एक वो माइंडसेट। तो दैट इज वेरी स्कैरी। एक्चुअली जैसा आपने कहा ना कि बेचारे, मतलब मुझे उसके लिए दुख हुआ, मुझे हाँ। गुस्सा नहीं आया, मुझे लगा अरे गया। करेक्ट। आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक सबसे फनीस्ट बात बताइए जो शायद लोगों को पता नहीं हो। अच्छा, हाँ, फनीएस्ट, मैं ही बोल देता हूँ। हाँ, why don't you start? I'm still So thinking. touch wood when he laughs, मतलब उस जो ट्रेन का सायरन हॉर्न होता है ना, जब भी हंसते हैं, But how's खुलकर, that funny for you? it's very funny. As you laugh, I find it very funny. It's so loud. You have to make him laugh now. How do we know? वो बहुत बड़ा चैलेंज है इनको हंसाना ऐसे, but I think Aman bhai, just certain things he does is funny. I mean, he does no, a say few. what? No, he's It's asking. hard to define it, लेकिन मुश्किल है डिफाइन करना। लेकिन इनके कुछ सिग्नेचर चीजें हैं जो ये करते हैं, which maybe only I'll understand कि ये कर रहे हैं। तो I find that maybe funny at some कुछ तो level. बताइए, मतलब जैसे अब जैसे मैं ही बता देता हूँ, ये बता नहीं पा रहे। चला टेल him. I don't know what you're saying. No, about कोई About what जैसे you कोई do, कलाकार about what बैठे I हैं do. सामने, वो थोड़ा एरोगेंट है, इनको पता है वो एरोगेंट है, मुझे पता है, बट मैं उसको चढ़ाना इतना शुरू कर So दूंगा I find that funny. तो वो खुश हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं उसको चढ़ाए। बट अब तो पता चल जाएगा। Yeah. नहीं वो तो ठीक है, Put it out ऐसे भी there. कुछ को नहीं पता चलेगा। तो आई थिंक सबको आप खुश रखिए, लेट एवरीवन बी हैप्पी। But humor is a very big part of an artist's life. मुझे लगता है। Yeah, yeah. Some of the artists, they are the best mimics. Yeah. And कभी-कभी वो एक्टिंग मोड कमाल की है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, दूसरे मोमेंट में आई हैव सीन पीपल डूइंग साष्टांग प्रणाम। तो ये स्विच जो है, ये एक्टिंग स्कूल में भी नहीं दिखेगी आपको। And some art, because you see, even when you are on stage,
यू आर परफॉर्मिंग ना. तो समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो आपका व्यक्तित्व ही है ना वो. So some artists have been great mimics and actors. Yeah. मैंने भी 15-20 साल टूर किया है काफी आर्टिस्टों के साथ. मुझे लगता है कि वो जो टूरिंग होता है ना, बस में जाना या गाड़ी में Those जाना, moments, वो बहुत मजेदार, priceless. बहुत अगर वो मजेदार. कोई रिकॉर्ड कर ले, Priceless वो moments, प्राइसलेस है. मतलब बातचीतें हैं, पोस्ट शो, बिफोर द शो, आफ्टर द शो. लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी लेवल की मस्ती हाँ, होती है. एक मतलब Correct, बार एम्स्टर्डम correct. में थे हम लोग, तो फ्रॉम द वैन टिल बैक स्टेज हमारे जो साथ तबला बजा रहे थे उनका तबला समवन स्टोल इट बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स वर बीइंग टेकन. वो अनअटेंडेड शायद 30 सेकंड के लिए होगा, वो अलग तबला था, दिस वाज एक्स्ट्रा तबला, वो समवन स्टोल इट. तो ये भी हुआ है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. हर ग्रुप में एक बंदा होता है ना सबसे एक शैतान होता है हर और एक टीम में. डिसिप्लिन, ज्यादा ही डिसिप्लिन एक होता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं सब. इसको कुछ करो. तो नहीं, हम लोग का बहुत मस्ती रहता है कॉन्सर्ट के बाद. बल्कि कभी कभी तो जो हम लोग सब एक साथ आर्टिस्ट हैं 5-6, हम लोग ये डिस्कस करते कि मज़ा इसका नहीं है कि हम लोग बजा रहे हैं, आज आफ्टर पार्टी एक साथ करेंगे, मस्ती करेंगे, खाना पीना करेंगे, हंसी ग्रीन मजाक, रूम में तो ये डिस्कशन यही रहता है कि रात को क्या क्या करेंगे कॉन्सर्ट के बाद. हाँ, या क्या व्हाट इज तो आई द थिंक मेन्यू, ये हाँ. डिस्कशन रहता है. लेकिन यू नो हम लोग वी फील सो ब्लेस्ड कि क्योंकि अब्बा साहब हमारे गुरु है, वालिद तो है ही, तो उनके साथ इतना समय बिता सकते हैं हम लोग. ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, यू नो द टाइम यू गेट, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली उनकी तालीम चलती रहती है. मतलब अगर लॉबी से कमरे में जा रहे हैं, एलिवेटर में कोई बंदिश वो गा के सुना देंगे. तो दिस प्रिविलेज आई फील वेरी ब्लेस्ड कि कॉन्स्टेंटली. और हम लोग को जब भी व्हेन ही वाज नॉट ट्रैवलिंग ही यूज्ड टू गो टू ड्रॉप अस टू स्कूल, तो कैसे उन्होंने हमें अट्रैक्ट किया. जैसे वो क्विज करते थे, कहते हैं अच्छा इसका सरगम बताइए, डा 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 डा. अब ये बोल रहे हैं गा रे गा मा पा गा मा गा, डा 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 डा, रे नी धा नी पा धा मा पा. सो दिस माइंड एक्सरसाइज ना, उस उम्र से ही इट वाज समथिंग. कहते हैं कोई भी गाना हो, फिल्म का गाना सुनिए, इनफैक्ट सुर पकड़ो. इनफैक्ट घर में माँ के साथ वक्त ज्यादा बिताते हैं. Yeah. एंड बाहर वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद अब्बा व्हाइल ट्रैवलिंग. अभी भी होकर आए, परसों ही आए हम लोग वापस. 20 दिन से यूएस में थे, तो ऑल अब्बा के साथ ही वक्त बिताना हुआ. सुपर. तो हमने सरोद की बात ही नहीं की. तो ये इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिन क्या है? तो देखिए, बेसिकली जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप एक इन्फॉर्मेशन गैदर करें और सुने हर इंसान की कहानी को, तो जाना जाता है ये पर्शिया, जो सेंट्रल एशिया, पर्शिया से ये रबाब के रूप में बनकर आया हिंदुस्तान में. रबाब उस जमाने में गुरु नानक साहब के साथ भी बजता था. भाई मर्दाना बजाते थे. कश्मीर में रबाब गया. फिर मध्य प्रदेश में जब आया, जहाँ से हमारी फैमिली अंदर आती है, सो दे प्लेड रबाब. एक कोई पूर्वज हमारे बहुत थे, गुलाम हाशमी खान साहब बंगश, तो रबाब बजाते थे. उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त बदला, इजाद आया इंस्ट्रूमेंट में, तो हमारे फैमिली में उन्होंने उसको चेंज किया. एंड आई एम श्योर बाकी जगहों में भी चेंज हुआ. ऐसा कहना कि खाली हमने चेंज किया, आई डोंट नो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता. बट ऑनेस्टली सब, आई थिंक जब भी किसी चीज़ का इजाद होता है तो कहीं ना कहीं सब लोग मिल जाते हैं. तो वहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट ने एक शेप लिया मॉडर्न डे सरोद का, और फिर बज रहा है. तो पहले क्या होता था भाई कि कम्यूट तो कर नहीं सकते थे आप, ट्रैवल. तो सरोद जब बजना शुरू हुआ, तो ये 1-2 फैमिलीज़ ने सीखा इसको रामपुर में, और फिर रामपुर से कोई इधर चले गया, कोई इधर चले गया, कोई और कहीं चले गया. अब वो शहरों के नाम से घराने बन गए. था तो एक ही, बिकॉज यू कुड नॉट कम्यूट, दैट्स व्हाई इट बिकेम डिफरेंट. करेक्ट. लॉजिक तो वही है. तबले में भी पंजाब घराना, फारुखाबाद घराना, लखनऊ घराना. क्यों? बिकॉज जो उस्ताद या पंडित चले गया वहाँ बैठ गया, उसके 100 स्टूडेंट्स बन गए, फिर वो बन गया एक. तो फिर ऐसे बटा है. बेसिकली इट्स तबला, इट्स सरोद, इट्स सितार. जी. और इन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या बदलाव आए इतने सालों में? कि शुरुआत से ऐसे ही था या इट केप्ट ऑन डेवलपिंग और इवॉल्विंग?
जैसे इन्होंने कहा, रबाब जो है वो एक फोक इंस्ट्रूमेंट या, ज़्यादा या। था, जी। तो नीड ऑफ द आवर जो कहते हैं, तो स्टील के तार लगे। एवरीथिंग हैपेंड इन मध्य प्रदेश। गुलाम हमारे बुजुर्ग थे, गुलाम बंदगी खान साहब, देन हिज सन गुलाम अली खान साहब, देन ग्रेजुअली तो स्टील का प्लेट लगा। फिर गट स्ट्रिंग्स होते थे, स्टील स्ट्रिंग्स आ गए, टीक वुड आ गया। नहीं, रबाब पूर्वों And, से बचता था, हाँ, दैट वाज द अदर मेन थिंग। सरोद नाखूनों से बचता है। रबाब फिंगर टिप्स से बचता था, एंड सरोद विथ नेल्स। तो इसलिए हम लोग कॉन्सर्ट के दौरान वी हैव टू फाइल आवर नेल्स आल्सो, बिकॉज वो ग्रूव्स आ जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ ही बदल जाती है इंस्ट्रूमेंट की। वो एक वोकल एलिमेंट बहुत आ जाता है सर। और अगर आप नोटिस करें, साज में पर्दे नहीं हैं, सितार में पर्दे होते हैं, गिटार में पर्दे होते हैं। तो इसके बारे में बोला जाता था ये बेपर्दा साज है, बजाने वाला अगर ठीक से नहीं बजाए तो उसको बेपर्दा कर देता है। और जो प्लेक्ट्रम है ये कोकोनट शेल का होता है, जवा, नारियल। तो नारियल का होता है ये, तो इसको दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द शेप। और ये सब जवे हमारे एक्चुअली एंसेस्टर्स ने बनाए हैं, 3-4 पीढ़ी से रखे हुए। ये जवे आज के नहीं बने हैं, बहुत सालों से बने। अच्छा, ये तब के हैं? हाँ, बिकॉज उसको कोकोनट ऑयल में रखते हैं तो इट टेक्स टाइम को अंदर आने में। और ये जो ड्रम एरिया है ये खाल का होता है, जिसकी वजह से हम इस इंस्ट्रूमेंट को प्लग इन नहीं कर सकते। आजकल आप देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लग इन हो जाते हैं, जो इंटरनल माइक्स लग जाते हैं। सरोद और तबला आई थिंक 2 ही इंस्ट्रूमेंट है मेरे इन्फॉर्मेशन से, आई माइट बी रॉन्ग, जिसको आप प्लग इन नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर हॉलोनेस है, और तबले में भी एक हॉलो अंदर होता है, तो वो पकड़ नहीं पाता। विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी सरोद बजा, तो बंदिशें जो हैं, दैट इज अ वेरी बिग गिफ्ट। एक जमाने में म्यूजिशियंस में जब शादियां होती थी तो एज वेडिंग प्रेजेंट्स वो बंदिश, ये आज से आपकी बंदिश है, ये आपकी। कॉम्पोजिशंस वर एक्सचेंज एज गिफ्ट्स बैक इन द डे। तो आज आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग हमारे परदादा की बंदिशें जानते हैं, दादा साहब के, अब्बा साहब के तो बजाते ही हैं। सो ये these are our looms. हेirloom तो नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रेजरी और कॉम्पोजिशंस। बंदिशें बनाई जाती थी टू प्रिजर्व द राग। अगर आप किसी भी म्यूजिशियन से, मान लीजिए आप राग मालकौस सुनना चाहते हैं, तो आप अगर मेरे पिताजी का मालकौस सुने, या पंडित रविशंकर जी का सुने, या किसी भी और बड़े दिग्गज का सुने, सबके कॉम्पोजिशन से आप समझ जाएंगे उन्होंने राग के बारे में क्या समझा था। हाउ डिड ही परसीव अ राग, द कॉम्पोजिशन विल टेल यू। सबका अपना अपना एक Yeah. परसेप्शन सोच और है। पर्सपेक्टिव है। Yeah. देखिए, आप जब इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, आपके मरने के बाद वो चले जाता है आपके साथ, आप छोड़कर क्या जाते हैं, कॉम्पोजिशन अपनी, जो हजारों पीढ़ी उसके बाद उसी को रिपीट करती है और आपका नाम लेकर बोलती है उनकी कॉम्पोजिशन थी। सो इम्प्रोवाइजेशन इज अ वेरी नाइस थिंग, इट शोज अबाउट योर पर्सनल टैलेंट, बट इम्पोर्टेंस कॉम्पोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप सोचिए, आज का स्टूडेंट इज सो फॉर्चुनेट। अब हम लोग जब बड़े हो रहे थे, दैट एक रिकॉर्डिंग से लोगों की जिंदगी बदलती थी कि भाई मैंने ये रिकॉर्डिंग सुन के, कैसेट, जब कैसेट होता था, ये सुन के सरोद समझा मैं, ये सुन के माय लाइफ चेंज्ड। आज आप सोचिए, एक वही राग यमन, राग मालकोस, एक क्लिक दबाइए आप, करोड़ों, thousands of hours of recording. तो look at the access to research, to excellence आज a student has. तो इसलिए by and large आज गाना बजाना बहुत अच्छा हो रहा है, quality is very good. लेकिन वही है कि लंबी यात्रा होती है, जैसे इन्होंने कहा, it's not about just views and likes. What is the word There's you a use? world Plagiarism. beyond. What is that word you use? Acknowledgement क्या है वो? हाँ, मैं दूसरी बात मैं जो कहता हूँ कि आप अगर किसी का सुन रहे हैं, और फॉलो कर रहे हैं, you must mention कि I'm inspired by जी, this. 100%। तो मेरा कहना है कि अगर इंस्पिरेशन विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, आई कॉल इट प्लेजरिज्म। या दैट्स, मतलब वो नाम लेना चाहिए जिसका आप बजा रहे जिससे हैं, सीखा है, जिसको इंस्पायर हुआ, उसको और ये बताना तो चाहिए। दिख रहा है और इसमें- गाने बजाने में। और you can इसमें hear कोई it. गलत बात नहीं है। मेरे बिल्कुल। ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी बड़े कलाकार का नाम लेकर बोल रहे हैं कि ये चीज़ मुझे उनसे मिली है, आई हैव गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस, इट टॉक्स अबाउट योर ग्रेटनेस, कि आप ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं उनसे, अब जैसे सरोद में हम लोग वालिद साहब से, सब अब्बा का है, बहुत और बड़े बड़े कलाकार हुए, उनका भी हम सुनते हैं। अब्बा हमेशा हमें कहते हैं, लिसन टू एवरीबडी एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, बिकॉज सरोद
इज द इंस्ट्रूमेंट, उसके डिविजन्स क्या है, दैट इज नॉट हमारी प्रॉब्लम। ट्रू। सरोद कैसे बजा उसको पकड़ो, तबला कैसे बजा उसको पकड़ो। अब ये कहना कि नहीं मैं खाली इसी घराने का बजाता हूँ, दैट शोज यू आर लिमिटेड। सी, जब आप एक घराने में फंसे रहते हैं तो आपकी वो लिमिटेशन बयान करती है। अगर आप मल्टी फैसेटेड हैं तो आप सब कुछ बजा सकते हैं, और कोशिश वो होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू प्ले एवरीथिंग, ट्रू। और एटलीस्ट गेट इंस्पायर्ड बाय एवरीथिंग। It's unnatural to not get inspired, ना। वो मेरे दूसरी ख्याल से आप लोगों ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था, मैं देख रहा था कि अच्छा स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो अच्छा स्टूडेंट वही है कि जो सबसे सीख सके। जी। सीख सके, सबसे जो सीखने की काबिलियत रखे। जी। बहुत लोग में है ही नहीं वो काबिलियत। और मैं वो बजाता नहीं बिकॉज दैट इज नॉट माई घराना। अरे इसमें कोई बड़ी बात आप बता रही हैं, आपसे हो नहीं रहा वो। आप ये बोलिए कि मुझे सब पसंद है और जहाँ जहाँ से हो सकता है मैं सबसे लूंगा, इंस्पायर्ड हूँ, मैं लूंगा। तो मेरे एक और सवाल था कि जैसे मान लीजिए मैं एक 15 साल का बच्चा हूँ अभी, और मुझे आप लोगों को देख के लगा कि मुझे सरोद बजाना चाहिए और मुझे सीखने का मन है। क्या सरोद इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले भी अच्छे लोग हैं, अच्छी प्लेसेस जहाँ पे खरीद सकते हैं? बंगाल जिंदाबाद उस हिसाब से। कलकत्ता से तो अच्छे सरोद कहीं बनते नहीं हैं। और हमारे कलकत्ता में जो हमारा सरोद में अब जो काम कर रहे हैं वो एक नोबुदाम बुलाते हैं, बहुत अच्छा काम। क्या नाम है? नोबुदा। नभ कुमार। नभ कुमार जी, मैं सॉरी। और फिर एक उनसे भी पुराने एक ट्रेडिशनल जो थे वो उन्होंने ये बनाया, हेमंत चंद्र सेन नाम था उनका। वो गुजर गए। तो फॉर ऑल अब्बास साहब इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल मतलब उनके बनाए हुए सरोज आर लाइक ज्वेल्स। तो कलकत्ता में सरोज जनरली मेड, वहाँ पर दिल्ली में बनते हैं, बम्बई में बनते हैं, मेकर्स बहुत हैं बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है क्लासिकल। ऑनलाइन आजकल इतने सरोद आर बीइंग सेंट टू द यूएस, टू यूरोप, और बहुत सारे रिपेयर वर्क वो यूरोप में भी हो रहा है, अब यूएस में भी हो रहा है, बिकॉज मेनी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के फैमिलीज के लोग जाके वहाँ सेटल हो गए। बजाने वाले भी 1000 हो गए होंगे, 500,000 होंगे इंडिया में जो सरोद बजा रहे हैं, बहुत लोग बजा रहे हैं। बिकॉज ग्वालियर में हमारे जो वालिद साहब का एंसेस्ट्रल होम है, वो उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट किया था इन 95, तो इट्स ओपन टू द पब्लिक। तो वहाँ सारे अलग अलग जमानों के सरोद्स आर ऑन डिस्प्ले, एंड ऑफ ऑल अदर म्यूजिशियंस एंड अदर आर्टिस्ट आल्सो। इट हैज कंठे महाराज जी तबला, अलाउद्दीन खान साहब वायलिन, तो बहुत आर्टिस्टों ने डोनेट किया उनके इंस्ट्रूमेंट। सो इट्स वन ऑफ अ काइंड म्यूजियम। ये किस जगह पे? मध्य ग्वालियर में। ग्वालियर, वेयर माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू लिव आल्सो। करेक्ट। आप लोगों का एंसेस्ट्रल होम है? जी जी। मतलब छोटा सा गरीब खाना है, बस उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और क्या फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट में सरोद सबसे डिफिकल्ट है बजाना? नहीं, देखिए फैमिली सारंगी भी बहुत मुश्किल है, सारंगी भी नाखून के अंदर के इलाके से बचता है, बट फर्क खाली सरोद का ये है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स टफ हैं, ये नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट आसान है। फ्लूट भी बहुत मुश्किल है, बट सरोद का ये है कि जो इसका एक्यूरेसी पॉइंट है वो खाली आपके नाखून, जितना आपके नाखून का स्पेस है, दैट इज द पॉइंट ऑफ परफेक्शन। वो नाखून इधर का इधर हुआ कि सुर बेसुरा हो गया। बिगिनर्स को और पेशेंट होना पड़ता है सरोद मुश्किल होता है जी। So if you're not learning it from a young age, बहुत समय तक वो सरगम में ही निकल जाता है इस समय। Because you can't see it, So you have to feel it. yeah, so Because हर सरोद का प्लेसमेंट, अगर सरोद पिच सी पे है तो प्लेसमेंट अलग है, अगर सी शार्प कर दूं या डी पे ले आऊं, सुर चढ़ा दूं, उतार दूं, तो प्लेसमेंट 19-20 हो जाता है। तो आपको अपने हाथ को साउंड के हिसाब से ट्यून करना है। and सरोद is very sensitive to humidity. तो मौसम के चेंज से, बिकॉज वो स्किन है नीचे और ये ब्रिज उस पे प्लेस्ड है, सो सी फेसिंग अपार्टमेंट इज नॉट अ हेवन फॉर अस। तो आपके वजह से घर पे जी भाभी हैं, वाइफ हैं, तो वो अपने नाखूनों का ज्यादा ख्याल रखती है या आप ज्यादा ख्याल रखते हैं? मैं ज्यादा ख्याल रखता हूँ, बिकॉज मुझे आई हैव ट्विंस नाउ जो अभी 12 साल के हैं, तो उनको भी दे हैव सॉफ्ट नेल्स, तो you know, उन्होंने भी फिंगर टिप्स से शुरू किया, they are playing a little bit, so I mean yeah, so nail biting technique. आपने मेंशन किया दोनों का, ज़ोहान और नबील, yes, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया फाइनली। बस मालिक का करम है, they're very blessed to be sitting on stage with अब्बास साहब. I didn't plan this, it just so happened कि लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि you know हम सब घर थे, we were not traveling, तो इतना समय कभी बताया नहीं था घर में मैंने, तो I said what to do, तो
those hours I got, long hours, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया. So then उस जमाने में I made them record at home because वो सब बंद था, तो thanks to technology we were able to, वो अब्बा की बर्थडे में उन्होंने पहला ट्रैक निकाला अपना. And then when that happened, then there was an offer कि क्या सब बजा सकते हैं. तो I didn't think it through, लेकिन सब हो गया. तो फिर काफ़ी 5-6 शहरों में भी played in India. अभी न्यूयॉर्क बजाए वो लोग, अभी लंदन भी बजाए. तो God is kind, लेकिन रियाज करना है. अभी तो ये आशीर्वाद के लिए they've started, but they have a long way to go if they want to do this. तो क्योंकि हम इतनी देर से सरोद की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक हम बजाना गाना थोड़ा सा कर सकते हैं, हल्का सा. इनका सरोद है ये. नहीं, लेकिन थोड़ा आप टॉक अबाउट दैट. आप पहले कुछ बजा दो पहले, फिर मैं बताता हूँ कैसे बजा. तो भाई हम लोग बात कर रहे थे जी. जिस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम आप सब यहाँ हैं जी. आप लोगों ने पूरी जिंदगी जिसको दी, आपके पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी ने जिंदगी से, वो इंस्ट्रूमेंट अगर हम ना बजाएं तो गलत होगा. तो कोई भी ऐसी राग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कोई भी ऐसी बंदिश जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा ये प्लेक्ट्रम है कोकोनट शेल का जी. और मेन एस्पेक्ट जो ये हमारे यहाँ ऑल टुगेदर 19 स्ट्रिंग्स हैं, 11 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं. सो इसकी खूबियत ये है कि जैसे हर सुर और इस सरोद में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस सुर का बहुत ज्यादा पता चल जाता है. जैसे आई जस्ट डू दैट, प्ले रे एंड देन पुट द तरफ. So any movement will change it. जैसे natural vibration is प्ले there. रे एंड प्ले रे. तो जो भी हम राग बजाते हैं उस स्केल के हिसाब से दिस इज रीट्यून, रेजोनेट करता है. एंड यूनिक फीचर कि सरोद अगर फिंगर टिप से बजाएं, जैसे रबाब बजता था, साउंड इज फ्लैट ऐसे. Rabab played those kind of tunes, you know. बेस्ट ऑप्शन रबाब का अगर सबको समझना देखना, शोले देख लीजिए. उसमें जलाल आगा साहब वो महबूबा में जो इंस्ट्रूमेंट लेकर वो रबाब था. That was Rabab. So anyway, now sarod is played with fingertips, nails. So it's played with nails. So आवाज changes to the closer to the human voice. जैसे यार से कामोद doing sa ma sa na 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 da na na da na. Play the composition. Da 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 da. इसकी द्रुत की गत, ये राग कामोद है. तो
तो सरोद अभी जैसे ये कॉम्पोजिशन व्हाट आई प्लेड वाज सिंगल नोट एंड डबल स्ट्रोक, लेकिन बहुत कॉम्पोजिशंस एंड समथिंग अब्बा साहब डेवलप्ड वो सिंगल नोट सिंगल स्ट्रोक। ऐसे बहुत बंदिशें बनाए उन्होंने, जैसे एकहरा तान कहते हैं ये। So this was something new to Sarod. तो अब वही है कि we know compositions, हमारे जो दादा के पिताजी थे, हमारे परदादा उस्ताद नन्हे खान साहब, this is one of his guts, ये राग शंकरा है। Then हाफिज अली खान साहब, उनकी ये गत बिहाग की। So these are all क्या कहते हैं, ट्रेजरी ऑफ कॉम्पोजिशंस, composition banks. बंदिशें हैं जी तो हम जैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे। जी आपका भी असम का कनेक्शन है, हाँ जी, हाँ जी। मम्मी है अहोमिया अहोमिया कनेक्शन, Yes. आपका भी है। हमारा भी है, मैं भी असम से ही हूँ। तो पिताजी बहुत बिहू बजाते हैं, which जी। is so beautiful and part of Assamese culture. And interestingly, it's वही जैज म्यूजिक में जो ज्यादा सुन लगते हैं, it's very close to that. तो ये बिहू है। Very Visualize similar. them dancing, na? And these notes are very similar to this. Same world, same family. थोड़ा सा खाली बदलाव है। इनफैक्ट आप बता रहे थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कि हम बचपन में जब कार्टून देखते थे जी तो कार्टून के भी पीछे जो म्यूजिक था, हाँ, मैं वही कह रहा It was था। Western classical music eccentric. All the Tom and Jerry's, Looney Tunes जो हम लोग देखते थे, it was very heavy on Western classical music. So a lot of the tunes, children learned it, remembered it. So we were listening to good music even with cartoons back in the day, which has changed now. तो जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या कोई भी चीज जी। सीखते हैं, उसका सबसे पहला एक बेसिक ABCD होता है। तो सरोद अगर किसी को भी सीखनी हो, सब वो कौन सी राग है जो सबसे फर्स्ट और पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सीखनी चाहिए? I mean, हमको जो सिखाया गया था वो तो बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली 3 स्लॉट्स होते हैं एक्चुअली। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का एक राग होता है, फिर थोड़ा सा लेट मॉर्निंग 8 बजे का, फिर अर्ली आफ्टरनून, फिर आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग, अर्ली नाइट, फिर मिडनाइट। इतने 8 पहर की 8 राग। करेक्ट, ऐसी है, करेक्ट 8 पहर। प्लस तो यमन जो एक सागर है रागों का जिसको कहा जाता है। बेसिक तो सारे गामा इनफैक्ट पाधा भैरवी, तो है ही। इनफैक्ट भैरवी होते हैं 12 सुर, लेकिन सिखाया जाता है यमन में, यमन कल्याण में, शाम के लिए और सुबह के लिए भैरव में। तो भैरव इज ऑब्वियसली लॉर्ड शिवाज, एक उनका एक रूप है। तो भैरव और यमन इसमें, और अहिल्या बिलावल, ये 3 एक्चुअली होते हैं जिससे शुरू किया जाता है। बेसिक तो टू स्टार्ट विद सरगम, Normal to start सरगम, with, बिलावल, you know, बिलावल। to get there, and फिर ग्रेजुअली जो ये कह रहे हैं, सभी ग्रेजुअली राग सिखाए जाते हैं। फिर खुलना शुरू हो जाता है, देन चैनल्स खुलते हैं फिर।
तो ऐसी कोई कॉम्पोजिशन है जो जैसे दादाजी थे, जी। उनके पिताजी थे, हाँ जी। तो हर एक बंदिश को थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करते करते लोग आते हैं, तो आप लोगों ने कोई ऐसे इम्प्रोवाइजेशन की है किसी बंदिश के साथ? नहीं, देखिए क्या होता है कि क्या होता है कि आप किसी की बनाई हुई चीज को आप बदलते हो तो आप एक्चुअली बिगाड़ रहे हैं आप। जब हम बजाते हैं हमें सिखाया जाता है कार्बन कॉपी कॉम्पोज, देखिए खुद की आप बनाई बंदिश वो अलग बात है, लेकिन आप किसी के नाम को लेकर कह रहे हैं कि उनकी बंदिश है, फिर उसमें आप अपना रस डाल रहे हो, वो फिर गलत बात हो जाती है। वो वी हैवंट डन इट, लेकिन जैसे हमारे दादा साहब की एक गत है पूरे धनाश्री में, वो एक दिन स्टेज में चीज वी वर प्लेइंग टुगेदर, वो अंतरा बन गया बिकॉज इट वाज नॉट मेड बिफोर। तो इट अब्बा साहब को सुनाया हमने, ही फेल्ट इट्स गोइंग वेल। तो वो जैसे उनकी गत ये थी, उसका अंतरा एक अच्छा स्ट्रक्चर, वी कलेक्टिवली इट हैपेंड ऑन स्टेज, तो वो गत के साथ इट वेंट विद द गत। सो तो ये लिबर्टी एक ही बार शायद लिया हमने, बट अदरवाइज जो कहते हैं ना, वो जो द jewels which are made, you should leave it as it is. और आप लोगों ने दमादम अस्कलंदर भी किया है, जी। छाप तिलक का जी, एक वर्जन भी किया है, तो हाउ डू यू लुक एट व्हेन यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बरसों से सालों से हैं। देखिए सीधी बात है, नदी में हाथ डालने का हक सबका बनता है, सिंपल लॉजिक है। ये हमारे फ्रेंड्स जो हमारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमने किया है, कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, दोनों को शौक है गाने का, तो उनके साथ वी सेड लेट्स डू इट, व्हाई नॉट। हमने किया नहीं था कभी, ये माइंड में नहीं था कि हमारा अच्छा होगा और ये कुछ अलग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, बस रिकॉर्ड किया। और अगर आप देखिए दोनों एल्बम्स में हम लोग आयन भर में पीछे बजा रहे आराम से, हम लोग जैसे आई टोल्ड यू अबाउट कॉन्फिडेंस की जो बात बोली कि सिक्योरिटी है, वी आर सिक्योर्ड एज म्यूजिशियंस। ये नहीं कि जहाँ हम बजाएं वहाँ हम अमान दिखे, आयान दिखे और दूसरा फिर साइड ही हो जाए, वो लॉजिक नहीं। We've never looked down on popular music, ये मैं कहना चाहूँगा। एक लोगों को Why not? लोगों को लगता है कि, and ऐसा है भी, sometimes classical musicians look down on, you know, some genres of music, could be popular, could be famous, that's very wrong. Because कोई आसान नहीं है, फिल्मी गाना बजाना आसान नहीं है। पॉपुलर गाना, गीत जो है, nothing is easy, and there's nothing wrong. स्पेशली खासकर बॉम्बे में आप जितने म्यूजिशियंस को आप देखें जो फिल्म में अभी भी बजाते हैं, फिल्म म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, बैकग्राउंड स्कोर, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू प्ले। क्योंकि हिंदी पिक्चर के गाने बजाना सरोद में या सितार में किसी में भी, रविंद्र संगीत has been a part of अब्बा साहब's journey for years. अब अमान भर में भी बहुत रविंद्र संगीत के गाने बजाए हैं, so it's nothing is easy. तो ये कि क्लासिकल म्यूजिक तो एक समंदर है, and these are all spin-offs, tributaries of that world. इंस्ट्रूमेंट को टाइप कास्ट भी कर लिया जाता है। हो गए टाइप कास्ट हो गए। अगर आप देखिए जैसे एक्टर्स टाइप कास्ट हो जाते हैं, म्यूजिशियंस भी हो जाते हैं टाइप कास्ट। इंस्ट्रूमेंट एंड सारंगी और सरोद को थोड़ा सा दुख के माहौल में ज़्यादा बजाया जाता था। जहाँ शादी हो रही है वहाँ पे शनाई और संतूर बज रहा था, जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वहाँ फ्लूट बज रहा है, राधा कृष्णन जी का हो रहा है, तो हो जाता है। बट सरोद को आप हर मूड के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। नाउ दिस चेंज, मतलब वो तो पुराने जमाने की एक बात थी, अब तो शायद यूज ही नहीं होता, बट आई होप दे ब्रिंग इट बैक। आपने टाइप कास्ट की बात कही, मैं ये भी कहना चाहूँगा, फॉर सम रीजन even the film industry I think needs to move on typecasting classical music and musicians in वही ढीला पैजामा, पान, guru is mean to the student and a miserable life. This is not true. मतलब struggle और misery तो हर फील्ड में है। I don't understand why a filmmaker will not show a classical music come out of a Beamer. There's nothing wrong in that. And that is the reality of the वो field. नेगेटिव हो जाता है। आज classical musician by God's grace, the seniors, even the people
who The are emerging people, who yeah. emerging सब artists अच्छा ही कर रहे हैं. by God's grace are doing very well. तो ये I find this ये एक जबरदस्ती का क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ढीला पैजामा गुरु मीन है और वो ये तानपुरा कमरा अंधेरे में है. We need to get out of this. It's मैं आपको एक बात 2024. बताऊं, बार बार जिक्र होता है कि म्यूजिक खत्म हो रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी है. देखिए, आज गजल खत्म नहीं हुआ है. आज भी आप गजल सुनते हैं, लेकिन पुराने लोग का. कोई नया गजल सिंगर नहीं दिख रहा आपको. अब ये गजल की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंगर्स की प्रॉब्लम है. तो इवन इन क्लासिकल म्यूजिशियंस एक जमाना था जब सारे दिग्गज भरे हुए थे इंडस्ट्री में. अब उसके बाद मैं आई वुड नॉट लाइक टू से हम जैसे, बट बीच में ऐसे बहुत आए जो वो फोर्ट नहीं पकड़ पाए. अब किसी का कॉन्सर्ट नहीं हो रहा. अब बिकॉज सोशल मीडिया है, पेपर मीडिया है, आप इंटरव्यू देते हो कि म्यूजिक खत्म हो रहा है. म्यूजिक नहीं खत्म हो रहा है, आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो. बट आपको फिर वही बात होगी ना, किसी आप बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार से पूछें कि कैसा है बॉलीवुड, बोले दैट्स फैंटास्टिक. और कोई पुणे इंस्टीट्यूट से निकला जिसको काम नहीं मिल रहा, उसको आप पूछोगे कि कैसा है, वो तो कहता बहुत गंदा है इंडस्ट्री है. तो ये भी आई थिंक मीडिया का भी एक बड़ा फर्ज बनता है टू जी. आस्क द राइट पर्सन द राइट क्वेश्चन एट द राइट स्टेज इन हिज. कहाँ है वो? Correct. Like everything, this has also evolved. मतलब Very, Very हाँ, extra, बिल्कुल it has. देखो, पहले एक इम्प्रेशन दिया गया था ना कि इफ यू आर अ प्योरिस्ट आपको फकीर बनना है. देखिए, मिजाज फकीर का रखिए. फकीर दिखना नहीं, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे आपको बैठ कर कि वो फटा हुआ पजामा ये, या वो जैसे आपके क्या मतलब, जैसे बॉम्बे में कमर्शियल सिनेमा का एक डायरेक्टर का एक अलग है और कोई रियल सिनेमा में बनाता हूँ जो कोई देखना नहीं चाह रहा है, सॉरी, उसने अपनी यूनिफॉर्म बनाई हुई है. सी, यूनिफॉर्म शुड नॉट बी द Correct, इट इज 100%. योर. वो फकीरियत अगर है आपके अंदर, वो रूहानियत है, वो दिखनी चाहिए आपको. आप कपड़ों से मत दिखाइए, इमेजिंग से मत दिखाइए, आप उसको अपने काम से दिखाइए, मेरे हिसाब से. तो हम लोग ना अब उस्ताद साहब की बात कर ही रहे हैं, तब तक काफ़ी चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई है, बचपन से ट्रेनिंग दी है. आप लोगों को जब ट्रेनिंग मिलती थी दोनों को, और अभी जैसे दोनों बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें? सिमिलैरिटीज थोड़ी बहुत है, लेकिन समय बहुत बदल गया है. आई फील अब हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वो एक चैनल का ज़माना, डिस्ट्रैक्शंस कम थे. आजकल यू नो द स्टाइल ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड इन स्कूल. अ लॉट इज हैपनिंग एंड देन अब जितना भी आप गिज़मोस से बच्चों को दूर रखिए, आजकल गिज़मोस आर बीइंग यूज्ड फॉर एजुकेशन आल्सो इन स्कूल. तो एक बैलेंस करना इट्स मोर डिफिकल्ट, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि दे आर इंटरेस्टेड, वो अच्छी बात है. बिकॉज अगेन मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे आज बजाना है, रियाज करना है, वो उनकी तरफ से आना चाहिए. True. सो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कांट इंजेक्ट, वो उनकी तरफ से आना. लेकिन जो एक मेजर फर्क है इस जनरेशन में, द मेन डिफरेंस इज कि जब मैं 12 साल का था तो हमें वैलिडेशन चाहिए होता था. Correct. मतलब बजा रहे हैं तो वो अंकल क्या सोच रहे हैं, वो चाचा क्या सोच रहे हैं, वो पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, वो कलाकार क्या सोच रहे हैं, बताओ. ये वैलिडेशन है. आजकल के बच्चे दे एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग. द वर्ड इज नॉट करेक्ट टू से दे डोंट केयर. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज इट डजंट मैटर. उनके माता पिता जब तक खुश हैं उनसे, उनको लग रहा है कि दे वर्क. एंड आज हिज किड्स, अयान भाई के बच्चों को जैसे वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस किया गया कि टाइगर है या ये. आज जब वो टाइगर पे बच्चा बात करता है, दोनों बच्चे जब बात करते हैं, खाली ये नहीं कहते कि रणथंभोर और कॉर्बेट, उसको टाइगर के कितने स्पीसीज थे वर्ल्ड में, 8-9 किस्म के टाइगर्स कहाँ खत्म हो गए, कहाँ खत्म होने वाले हैं, कैप्टिविटी में कितने हैं, कितने जू में, कितने रियल में घूम रहे हैं. तो दे हैव इंफॉर्मेशन. They have access to information. Access to So ये information, फर्क हो गया. So, True. मैंने They उनको are बोला भैया confident. इतना इन्फॉर्मेशन म्यूजिक का भी ले लो, I'll be happy. बट दे कॉन्फिडेंट. अब जब हम थोड़ा कभी फास्ट बजा दिए तो मुझे बोल देंगे अमांदा डोंट शो ऑफ. तो यू नो दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट आस्क नीडिंग वैलिडेशन. ये बहुत अच्छी But they enjoy the process because I think बेचारे इस उम्र के बच्चे की बात. बचपन से ही उनको बेचारों को कॉन्सर्ट्स में ला रहे थे हम लोग, so they grew up in this atmosphere. तो आज अमान भाई में ओपन करते हैं, अब्बास साहब का सोलो होता है, in the end we all play together. So it's a big blessing for us as a family कि वो आज they are on stage with all of us. लेकिन like I told them कि
there's a world beyond just that moment. वो ये पूरा process है, and let's see what happens. उनकी बात कर रहे हैं तो आज उनकी सालगिरह भी है शायद। जी जी। तो उनको विश कर लिया जाए। हाँ प्लीज। उस्ताद साहब नमस्कार। तारसिम भाई हैं? बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह आपको। थैंक यू। और मैं भी असम से हूँ। अच्छा ग्रेट। और खमिया भाल के जानू। अच्छा मैं बुझी पाऊँ। तो बड़ा मजा आ रहा था और आपकी सिखाई गई बहुत सारी बातों पे बात हो रही थी और दोनों के साथ काफ़ी देर से बात कर रहे थे। अभी पॉडकास्ट चल ही रहा है, हमको पता चला कि आपकी आज सालगिरह है, तो हमने बोला कि हमको भी मौका मिलेगा आपको कांग्रेचुलेशंस बोलने का। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर, आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपके दोनों बच्चों के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो किसी को भी नहीं पता हो और जो ऑडियंस को सुन के बड़ा मजा आए। ये शायद कभी लोगों को विदेशों में कोई ना कोई NRI इससे बड़ा अनम्यूजिकल बात पूछ लेता है, क्या आप भी सरोद बजाते हैं क्या? तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये 5-6 साल की उम्र से the first concert they gave in Gwalior in front of their grandmother और बड़े बड़े म्यूजिशियंस लोग थे। तो ये यानी जो बिगनिंग जो आशीर्वाद के साथ होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन लोगों ने थोड़ा बहुत यंग देखा, मेरे साथ बजा रहे हैं। I could not see my father as young. He was very old when I was born. तो ये बहुत अच्छी बात है। We are very grateful to God that both of them came to our life. और अब मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने संभाला हुआ है। My wife, अमान यान, my daughter-in-law, सब लोगों ने मिलकर संभाला है, इसलिए मैं अभी तक I am still performing with Aman Yan, also with my grandchildren. तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब अमान यान से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, but I am very proud of them कि दोनों ने, Aman has created his own world, Ayan has created his own world. They are not identical or carbon copy of Amjad Ali Khan. So they have their own mind. Yes, we have difference of opinion sometimes, but they have their own mind. So I'm grateful to God that Aman, Ayan, they are in our life. I'm grateful to my wife, Subbalakshmi Barua, who is from Assam, and my daughter-in-law, Nima Sharma. So this is what I felt like sharing with you. थैंक यू साहब। मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आपने मुझे 2 सवाल पूछने का मौका दिया तो मैंने बोला पूछ ही लेता हूँ। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये तो बताया ही है कि अगर कोई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है या म्यूज़िक में आना चाहता है, क्लासिकल म्यूज़िक में, कि उनको क्या क्या करना चाहिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि उनको क्या क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, they must be all so fed up and bored, कि बर्दाश्त और सब्र ही इबादत है। If we are patient, if we are tolerant, फिर हमें एक्स्ट्रा पूजा और नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। Tolerance and patience जी is the greatest puja, greatest ibadat. And I hope हर young artist अपनी मंजिल तक पहुंचे और अमान यान भी अपनी मंजिल तक पहुंचे। And we are all looking forward to see our grandchildren performing and sharing stage with us more often. जी Wish you all the best and looking forward to meeting you someday. थैंक यू उस्ताद साहब, थैंक यू। और मेरा ये सपना रहेगा कि किसी दिन मैं आपको भाभी, बच्चे सबके साथ एक दिन पॉडकास्ट शूट कर सकूं किसी दिन। जरूर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच। प्लेजर। हाँ, मज़ा आ गया। और उन्होंने जो बोला टॉलरेंस और पेशेंस, So basically he meant that youngsters should not have
arrogance and should not be impatient. Basically जवाब उल्टा जी दिया। जी कोई अगर ये एक लाइन समझ ले तो जिंदगी बदल सकती है। नहीं, और एक्चुअली अजीब बात ये है कि बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आए हैं और गए हैं, बट आदमी समझ नहीं पा रहा है इस बात को। जो हम आपने जो पूछा ना कि हाउ यू मैनेज टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज वही है कि आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट। हाँ, टॉलरेंट रहना है। बिकॉज अच्छा, अगर बुरा वक्त भी चल रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ काम नहीं हो रहा, सो एवरीथिंग इन लाइफ मेरे हिसाब से पासिंग क्लाउड होता है। ट्रू। बादल निकल जाता है, थोड़ा वेट कर लो, निकल जाएगा, आपका वक्त बदल ही जाएगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि जिसने रात देखा उसको दिन नहीं है, जिसने दिन देखा उसको रात नहीं है, वो तो आना ही है आप। तो वो आई थिंक इम्पेशेंट होकर आदमी थोड़ा सा बहक जाता है और वहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा, यू आर as good as your last concert. वो कहानी खत्म, you can't keep living in the past. दूसरा, अगले दिन से दोबारा आपको कुआं खोदना है, वो यात्रा दोबारा शुरू होती है, दोबारा you have to treat every concert like the first concert of your life. Because ये नहीं कि अच्छा now मैं seasoned हूँ, वो वाला attitude जिस दिन आ गया, then there's a problem. डाउनफॉल आपका शुरू हो It's जाता a problem. ओके, तो अगला सवाल पूछते है। हैं जी, कि कभी किसी राग को आपने इम्प्रोवाइज करते वक्त मिस्टेक कर दी हो लाइव परफॉर्मेंस में, तो क्या वो पकड़ी जाती है ऑडियंस से या नहीं पकड़ी जाती है? नहीं, देखिए अब वो नहीं पता, अब क्योंकि कोई लिहाज में नहीं बोलेगा, लेकिन हुआ है एक दो दफा, ज्यादा ही 5-6 दफा कोई गलत सुर लग गया, या बिकॉज ह्यूमन है, एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट अ रोबोट, यू नो। एंड क्लासिकल म्यूजिक का मजा ही वो है कि आप अपनी खामी को बचाते कैसे, वो एक उसका भी एक इल्म है, वो कि बुरा सुर लगा लेकिन वो अच्छा लगना चाहिए कि अरे, लेकिन हो जाता है, इट्स नॉर्मल। ये एक्चुअली किसी भी आर्ट फॉर्म में हाँ, अगर कोई बोले कि नहीं होता तो झूठ नहीं बोल नहीं, हो जाता है, और फिर वो अगर हुआ है तो वो एक आपके लिए वो एक लेसन है कि और वो मेहनत दोबारा करना ना है। हो, और वो दोबारा ना हो अचीव करने के लिए वो यात्रा दोबारा शुरू होती है। देखिए, मैं अगर कंपेयर करूं, बहुत, बिकॉज मैं एक्टिंग को क्यों ले आता हूँ बीच में, एक बहुत बड़ा कॉमन ऑडियंस है उसकी, पीपल कैन रिलेट विद इट। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में हिट होती हैं, फिर फ्लॉप हो जाती हैं, बट वो उनकी फैन फॉलोइंग नहीं खत्म होती। बिकॉज इन इंडियन म्यूजिक ऑल्सो यू आर डेटिंग योर ऑडियंस, उनका आपका एक बहुत पुराना रिश्ता चला आ रहा है, तो वो आपकी खामियों को भी, जब अगर वो आपसे प्यार करना शुरू कर दे ऑडियंस, तो आपकी वो खामियों को भी माफ कर देते हैं। ट्रू। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर जो एक दुआ हम लोग मांगते हैं, जो एक प्रार्थना होती है, वो ये कि आई होप पीपल एक्सेप्ट अस, पीपल स्टार्ट लविंग यू, बिकॉज वंस दे लव यू देन दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। दे एक्सेप्ट यू इन फुल फॉर्म हाँ, विद द और इंडिया की तो all the खासियत right है and कि वो एक wrong. रिश्ता बन जाता है आपका क्राफ्ट कभी कभी सेकेंडरी हो जाता है। जी। वंस पीपल लव यू, ट्रू। दे फॉरगिव यू, अब बहुत सारे आपको माफ कर देते अब बहुत सारे कमर्शियल सिंगर्स हैं, आप देखिए, जो बेसुरा भी गा रहे, बट पीपल आर लविंग देम। Yeah. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सुर में गा रहे हैं, बट लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो देयर इज नो साइंस। True. सब कनेक्ट हुए या नहीं हुए, और कनेक्ट, लॉजिक कुछ इट्स बियॉन्ड लॉजिक। कोई कौन सी राग है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं प्ले करना, और कौन सी राग है जो सबसे डिफिकल्ट या स्ट्रगल करते हैं प्ले करने में? देखिए, अपनी अपनी कहानी है। आई विल स्टार्ट, देन आयन भाई कैन आंसर दैट। तो ऐसे राग जिन्होंने मुझे माइलस्टोन दिए, राग श्री है, रागेश्वरी है, यमन है, मालकोस है, यू नो, दीज आर राग्स दैट आई कैन लुक, मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ थैंक यू, आप लोग मुझे आप लोगों रागों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनके जरिए मुझे बहुत प्यार मिला ऑडियंस से। और फिर एक राग है जैसे दरबारी हो गया, अब मेरे पिताजी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट राग है वो। अब वो राग में मैं डरता हूँ घुसने के अंदर, क्योंकि वो पिताजी ऐसा बजा चुके हैं कि समझ नहीं आता करना क्या है। तो ऐसे भी होता है, यू हैव स्ट्रेंथ वाले राग हैं, थोड़े घबराहट वाले राग भी होते हैं। कुछ राग आपकी यात्रा से जुड़ जाते हैं। मैं नाम लेना मुश्किल है, बिकॉज आई मीन बहुत कुछ राग रह गया तो इट वोंट बी राइट। तो बहुत राग जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप पहली बार कोई राग बजाना चाह रहे हैं तो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। और ये राग, आई बिलीव, हम लोग रागों को लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं।
ये राग अगर दुआ दे दे आपको, आप तभी राग को हैंडल कर सकते हैं। But the rag has to accept you. And also because see, rag is not just a mere scale of ascending descending. अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन शायद ये होगा कि इट्स सेट ऑफ नोट्स ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन एक राग को इन्वोक करना होता है। ऐसे कुछ राग है, वही सुर के मॉर्निंग राग है, सुबह देसी हो गया, दोपहर को भीम पलासी, शाम को बागेश्वरी, तो ये इट्स द सेम नोट्स। जौनपुरी हो गया, राग दरबारी हो गया। तो हाउ डू यू अचीव दैट कलर, द फ्लेवर? But आपके लिए रिसर्च। आपके लिए कौन सा कोई ऐसा राग है जो बहुत मुश्किल होता है आपको? सभी राग मुश्किल। नहीं, but if you be on a practical, No, I'll be very honest with you because I say this with utmost humility कि सरोद actually बहुत, it's a difficult instrument. तो इस साज में भगवान आपकी इज्जत रखे, at least for someone like me, you know, you are extremely grateful. तो जैसे राग इज्जत रखे, साज भी इज्जत रखे आपकी। तो इसलिए हम तो पूछते हैं साज को अपने। जी। अगला सवाल थोड़ा लंबा है, तो लिखा है व्हाई इज लर्निंग और लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक सो आउट ऑफ रीच फॉर द मासेस? अमान इन एन इंटरव्यू सेड सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, which is perfectly understandable, but not everybody wants to make a career out of it. And some people have really busy lives yet enjoy this genre of music. The paucity of time in a corporatized life is real. Is this because of classical art being gatekept by certain class of people? I would like Aman to specifically answer this. So you. अच्छा, नहीं तो मेरा अब मैंने पता नहीं कौन से कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया था कि समझना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर राग को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बट इफ यू वांट टू एंजॉय म्यूजिक देन देयर इज नो टाइम स्पैन। बिकॉज देखिए जो म्यूजिशियन है या जो म्यूजिशियंस का म्यूजिक थोड़ा नॉलेज में गया है उसको राग का डिफरेंस पता होगा, बट अगर एक लेमैन को पूछे जो म्यूजिक ऑन करता है, लाइक्स यू एज अ म्यूजिशियन, फॉर देम इट डजंट मैटर, इट शुड बी प्लेजेंट। तो आई फील सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा, वाज नॉट माय। एक्चुअली वो ये बोला था, आपने बोला होगा सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं वो सोच रही थी कि आजकल के कॉर्पोरेट जॉब है, हाँ समय नहीं मिलता, इतना टाइम नहीं मिलता। मेहनत मतलब 10 मिनट मेहनत हाँ। से, मेहनत जो एक वर्ड है ना, डिपेंड करता है आप जिम जाते हैं कितनी मेहनत करते हैं। कोई 10 मिनट करता है, कोई 10 घंटे करता है, और मेहनत को आप डिफाइन करते हैं। तो मेरा मतलब मेहनत मतलब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई मेंट। और टाइम से भी जो आपने 10 मिनट 10 घंटे की बात की ना, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोग 10 घंटे में 10 मिनट का काम करते और हैं, कुछ लोग 10 मिनट में 10 घंटे का काम करते तो हैं, अगर टेक्निक से। तो अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो आप कम टाइम पे भी ज्यादा अचीव Correct, कर ही सकते हो, absolutely. बट मेहनत you तो करनी need that पड़ेगी। guidance. सो मेहनत इज अ वेरी सेल्फ डिफाइंड वर्ड। True. जी। ओके, अगला सवाल है कि लाउंज म्यूजिक क्या होता है और एलिवेटर म्यूजिक के बारे में आपका क्या कहना है? या फिर जैज इंस्ट्रूमेंटल जैसे कुछ जॉनर्स को बस एम्बिएंट म्यूजिक तक सीमित कर देना, जो स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में एक तरह से वाइट नॉइज बन जाता है। आपके ऐसे लोकेशंस पर एम्बिएंट म्यूजिक का कुछ फर्क महसूस होता है आपको? मतलब काफ़ी सारे सवाल है। देखिए, जब हम होटल में, आई थिंक आयन भाई कैन आंसर द जैज वन, मैं ये वाला मैं बोल देता हूँ। देखिए, जब हम लोग म्यूजिक कर रहे थे होटल्स के लिए, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा। यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो आते हैं होटल्स में या एलिवेटर में जो चढ़ते हैं, जो एम्बिएंट सॉरी क्या द वर्ड आपने क्या एम्बिएंट म्यूजिक। एम्बिएंट म्यूजिक जो आप बता रही हैं, सुनने में बड़ा छोटा लगता है, बट है बहुत बड़ा म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक, बिकॉज इट काम्स योर एंग्जाइटी। ट्रू। अब प्लेन में आप देखिए, टेक ऑफ और लैंडिंग में म्यूजिक क्यों बजता है? खासकर लैंडिंग में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है पहले। वो आपको काम डाउन कर रहा है, आपको रिलैक्स कर रहा है, घबराहट नहीं आपको भी क्या होने वाला है। एलिवेटर म्यूजिक ऑल्सो क्या है, बहुत लोग को, आपको शायद, मुझे नहीं एहसास इस बात का, बट बहुत लोग को जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो एलिवेटर में नहीं घुस सकते। और claustrophobic. यू आर, आई एम लकी अगर हमको एहसास नहीं है, बट जो आप हाँ, बिकॉज वी 10-10 माले सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अब वो तो वो म्यूजिक उनको काम डाउन कर रहा है एक्चुअली। देयर इज उसका कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। होटल में भी कुछ लोग को मीटिंग्स में एंजाइटी होगा, मुझे नहीं पता, बट इट इज बेसिकली टू काम डाउन पीपल। आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको पॉजिटिव शांति एनर्जी दे रहा है। देता है। शांत। बट इनका जो सवाल है, सी द पॉइंट इज कौन कहाँ क्या म्यूजिक बजा रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स डीमार्केटेड। अब जैज तो जैज फेस्टिवल्स हो रहे हैं, द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन द वेस्ट आर जैज फेस्टिवल्स। इंडिया में भी जैज फेस्टिवल्स होते हैं। ये नहीं कि जैज सिर्फ लाउंजेस में ही बज रहा है। लाउंज म्यूजिक इज
You know, the basic laid back, something is called house music. Somebody is going to a lounge for a क्या drink. होता है? Now he is enjoying a drink. उसको वो म्यूजिक शायद कनेक्ट, बिकॉज देखिए आप एक बात भाई आप इसको समझिएगा, कोई भी म्यूजिक जहाँ बजता है ना उसके पीछे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है. देयर इज अ टीम दैट्स वर्किंग ऑन इट ट्रू. कि ये कौन सा म्यूजिक यहाँ बजेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा. तो लाउंज में भी जो म्यूजिक सिलेक्ट किया गया है वो होटल की पूरी टीम ने सिलेक्ट किया हुआ कि हमारा ये लाउंज या बार चले तो ये म्यूजिक हो तो और कस्टमर्स आएंगे. It has to uplift the moment, I guess. No? So I it's not think- a genre, it's just a team that has put. वहाँ पे कल शहनाई बज सकती है, वहाँ अब शादियों में शहनाई की बजती है. कुछ तो इम्पैक्ट होगा शादियों में कि शहनाई बजती है, नहीं तो वहाँ पर नगाड़ा भी बज सकता है. ओके. अगला सवाल है कि आपने कभी किसी इंटरनेशनल फोक या वेस्टर्न क्लासिकल आर्टिस्ट के साथ जब सरोद बजाते हुए कोलैबोरेशन की है तो उनकी तरफ से सबसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या मिला है? एक थे मतलब उस जमाने में बजाए थे. डेरिक ट्रक्स नाम है उनका. ही वॉज फ्रॉम द ऑलमन Allman ब्रदर्स. Brothers Band. आज भी अगर आप गूगल करें बहुत बड़ा नाम है डेरिक ट्रक्स. एंड वो पहली दफा आयान भाई और मैं किसी यूएस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आए थे बिकॉज डेरिक साथ में थे. अब हमें नहीं पता था कौन थे भाई साहब, बट बाद में हमने जब रिसर्च किया तो बहुत ज़्यादा बड़े निकले वो. बट फॉरेन म्यूजिशियन से एक बात सीखी, उनकी ह्यूमिलिटी क्या है. दे डोंट टेक देमसेल्फ सीरियसली, दे वेरी काम. और बेस्ट पार्ट था जब हम स्टेज में बैठे दोनों, तो डेरिक जबकि गिटार बजाते हैं उनके लिए चेयर था, वो चेयर से उठकर आकर उसने चौकड़ी मार के, जिसको आप कहते हैं ना क्या आसन होता है वो, what do you call? पलौती मारते हैं. Chokri is. हाँ, वही. हाँ मतलब जैसे बैठते हैं आप. Cross leg. Cross leg. He sat on stage for 2 hours and he played. And मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि ये कैसे बैठा, तो हमें तो आदत है नीचे बैठने की. लेकिन बाय एंड लार्ज हम एक आपने फोक म्यूजिक की बात करी तो वी कोलैबोरेटेड विद दिस अमेरिकन फोक सिंगर कैरी न्यूकमर. ब्रिलियंट रूदार सिंगर रही हैं वो. लेकिन बाय एंड लार्ज द वेस्ट रियली लुक्स अप एट आवर ट्रेडिशन, लुक्स अप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो एक इफेक्ट होता है. Spiritual effect. आई मीन एक रेवरेंस, एक इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो पड़ता है. बहुत बार some people have tears rolling down their eyes. जो मैंने ऑर्केस्ट्रा की बात With good करी, music. Not with bad कितनी music. so many of the principal players आके साज देखते हैं, कहते हैं how do you guys play without reading. तो हमारा जो कल्चर है it's really looked up at. Way before yoga, Indian cuisine, I think classical music 1940s से था. had made a big impact In the US, in all over the Europe, world. 1940-50s में कार्नेगी हॉल में कॉन्सर्ट्स होते थे. आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया में जितनी टिकटें क्लासिकल म्यूजिक की नहीं बिकती, इंडिया के बाहर आज भी और कब से ये बहुत चला बिकता रहा है बिकॉज दे हैव, उन्होंने म्यूजिक को, अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, जैसे खाने को कोविड में कर दिया था हल्दी को लेकर कि ट्यूमरिक हर जगह ट्यूमरिक की चाय भी मिल रही है वहाँ पर. अब ये इंडिया की इजाद है. तो ये म्यूजिक तो बहुत पहले से था. द सोल स्पिरिचुअल हीलिंग और ये और वो, एंड यू नो द योगा लैंड, और ये तो था पहले से. तो अभी तक हमने ना म्यूजिक की बात की, जी. लाइफ की बात की, लर्निंग्स की बात की, एक्सपीरियंसेस की बात की, बट वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट, देयर इज बिजनेस ऑफ म्यूजिक एज वेल. और जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें स्ट्रीमिंग भी है, यूट्यूब है, रेडियो है, टीवी है, ये पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज़ हैं, कमर्शियल शोज़ करना, ट्रैवल करना, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इनमें से किन किन चीज़ों में आप लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं और कौन सी टीम है आपकी जो साथ में काम करती है? नहीं, जैसे विदेश में तो खैर मैं इंडिया आता हूँ, लेकिन विदेश में तो ये बहुत पुरानी चीज़ है मैनेजमेंट होना. यू हैव टू हैव अ मैनेजमेंट. तो यूएस की मैनेजमेंट अलग है, यूरोप की अलग होती है. इंडिया में मैनेजमेंट इज मोर विद समवन यू कंफर्टेबल वर्किंग विद. आपके फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं. जहाँ पे एक क्लासिकल म्यूजिक में बिकॉज बड़ा फ्लेक्सिबल होता है. कभी कभी बहुत बड़े कॉर्पोरेट शोज होते हैं, कभी कभी बहुत ही नॉर्मल शोज होते हैं जिसमें शायद पैसे भी नहीं होते होंगे. तो जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, एसोसिएटेड हैं, वो भी आपको समझते हैं. तो यू नो इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडली थिंग इन इंडिया. अच्छा, यहाँ पे क्या है, कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजर हैं, कोई कॉर्पोरेट फैमिली है जो आपको, आपके फादर मदर को पहचानते हैं एंड दे नो देम एज फ्रेंड्स. अब उनका डायरेक्टली फ़ोन आ जाता है, आप बजाएंगे कॉन्सर्ट, देन यू कांट इवन टॉक टू देम अबाउट एनीथिंग. बिकॉज फिर अगर आप उनको बोले कि नहीं, मेरे आप साहब हैं जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमें मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं,
तो उनका ईगो आ जाता है कि अरे मुझे मैं डायरेक्टली, तो बड़ा डेलिकेट सिचुएशन होता है हाउ टू हैंडल, थोड़ा होता है इंडिया में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसका। एशिया, इट्स अ एशियन प्रॉब्लम थोड़ा। आई थिंक ये ऑलमोस्ट अब धीरे-धीरे नेग्लिजिबल होते जा बदल रहा रहा है। है, हाँ। कमर्शियल वर्ल्ड में डिफरेंट है, नहीं, क्लासिकल अलग है। now India has opened up to representatives. पहले it was a new thing, and for people who would call, अगर आप कहिए नहीं हमारा मैनेजमेंट है उनसे बात करिए, it was not taken well. At least वो arrogant, they think classical arrogant world और- didn't take it well. लेकिन now people have changed. तो आपकी टीम Everyone में है कौन-कौन? कितने everyone लोग हैं? understands. हमारे साथ अभी हाँ। फिलहाल दो हमारे बहुत खास हैं जिनके साथ हम एसोसिएट हैं। But we understand them, they understand us. हाँ। That is most important. उनमें- वो and they would know what we will not do. I think आजकल वो ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले you had to know what to do. Now you have to know what to What not not do. to do। वो भगवान आपको दिव्य दृष्टि दे कि क्या नहीं करना ना है। कहना ज्यादा मुश्किल, ये जरूरी हो गया। हाँ, ज्यादा सर। जरूरी है। तो हम एक काम करते हैं। जी। आपकी टीम में से निनाद है जी हाँ निनाद जी, भाई, of course. और मेरे ख्याल से जो बिजनेस ऑफ म्यूजिक है उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो निनाद को बुलाते हैं हाँ, हाँ, जरूर, और प्लीज प्लीज उनसे भी थोड़े से बिजनेस ऑफ म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। बिजी साथ-साथ। रहते हैं, आए हैं क्या आज? तो भाई हम बुलाते हैं उनको जिन्होंने आपके बिहाफ पे बहुत लोगों को बहुत तंग किए, जी बिल्कुल। ठीक है? हमने भी उनको काफी तंग किया है। और बिजनेस ऑफ म्यूजिक के बारे में बात करें तो उनकी बात करना जी, जरूरी जी, है। बिल्कुल। तो निनाद शाह को हम बुला रहे हैं जो अमान और अयान जी के मैनेजर हैं और 3-4 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं और वो इस इंडस्ट्री में भी तकरीबन 20 साल से हैं। निनाद, वेलकम टू द म्यूजिक थैंक यू वेरी मच। तो निनाद, मेरा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्रिएटिविटी की हमने बात की, अब हम बिजनेस की बात करें। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू सस्टेन अ क्लासिकल म्यूजिक करियर टुडे इन द कमर्शियल वर्ल्ड? कितना मुश्किल है? आई मीन पर्टिकुलरली मुश्किल तो सब कुछ ही है। इट्स रियली हाउ यू यू नो पैकेज थिंग्स टुडे एंड हाउ यू पुट इट फॉरवर्ड टू पीपल द वे दे वांट टू सी इट, द वे दे वांट टू हियर इट, राइट? लाइक अमान भाई एंड अयान भाई said very clearly over the past few hours that audience को basically समझना and giving them what they connect with, that's basically the thing that you're looking for. So similarly जब हम बेच रहे हैं किसी को या we are pitching it to somebody, whether it's a corporate or whether it's any individual, it's important to first understand their pulse and what they are looking for, and then we tailor what we have to say to that basically. So difficult तो सभी है, and then it comes to obviously सबकी dynamics अलग होती हैं. So I wouldn't say it's particularly difficult. It's just about the human connection that you make and build that trust in order to break that ice, and hence it's difficulty is relative basically. तो मैं एक दो स्पेसिफिक बात पूछता हूँ। जी। एक तो कि लाइव परफॉर्मेंस से जो आपका रेवेन्यू आता है वो आपका बिगेस्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है, करेक्ट? नॉट फ्रॉम रिकॉर्डिंग्स एंड Yeah, right. लाइव शो से। तो लाइव शोज के आपके एक्सपीरियंसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? बिकॉज आप काफ़ी लोगों से डील करते हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, कुछ प्राइवेट शोज के क्लाइंट्स होंगे, कुछ कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर ट्रैवल होता है, स्टे होता है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? और दूसरी बात, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अमान और अयान के साथ जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है? तो कोई ये पॉडकास्ट अगर देख और सुन रहा हो तो वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सके। Right. First part of the question कि basically लाइव में क्या इम्प्रूव हो सकता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, एज यू नो एज वेल। एक्चुअली अगर इंडिया की बात कहो तो डिपेंडिंग ऑन प्रमोटर टू प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइजर, सबके स्टाइल्स अलग हैं. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट मैनेजर्स कैन डू इज एक प्रोसेस और एक सिस्टम अपनी तरफ से इंजेक्ट कर लो, नॉट बीइंग डिमांडिंग कि यार हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट जस्ट टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, वेदर आपकी चाहे आपकी राइडर्स हो चाहे आपका ट्रैवल हो. एंड ऑफ कोर्स थोड़े जन ऐसे भी होते हैं जो दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो उनको थोड़ा सा समझाना कि यार लिहाज और रिस्पेक्ट से थोड़ा रहो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी टैलेंट डिजर्व्स दैट. 100%, yeah. तो आई थिंक वो एक अलग टॉपिक ही है कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस हो सकती हैं. बट आई थिंक स्टेप वन इज कि जो भी एक आर्टिस्ट को चाह रहा है कि वो परफॉर्म करे अपने इवेंट में या घर में या शादी में,
वो एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट रखोगे तो आपका देखने का एक तरीका ही अलग होगा और आपके डील करने का तरीका अलग होगा, और अगर वो नहीं होगा तो हमें समझ में आता है, एंड दैट्स व्हेन वी चेंज आवर ऑल्सो स्टांस एंड बिहेवियर उनके साथ, ताकि दे गेट द मैसेज। बट एट अ ग्राउंड लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स एंड हाउ आर्टिस्ट आर ट्रीटेड, हाउ आर्टिस्ट आर लॉजिस्टिकली टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो उसमें तो देर आर थिंग्स दैट यू कैन पुट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट देर आर ह्यूमन पार्ट्स टू इट एज वेल। तो डिपेंड करता है, इट्स लाइक आई सेड, डिपेंड्स प्रोमोटर टू प्रोमोटर, ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइजर, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी। अब आप कोई शहरों में जाओगे, वो दे आर इनबॉर्न हॉस्पिटल, तो मतलब आप मांगोगे वो ज़्यादा ही कर लेंगे आपके लिए, जो मांगोगे उससे। सो इट डिपेंड्स रियली। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर और डेवलप हो तो अच्छा है, और आर्टिस्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, राइडर पढ़ने Absolutely. चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने चाहिए, एब्सोल्युटली, और डिटेल्स उसकी पढ़नी रिस्पेक्ट चाहिए। करनी चाहिए बेसिकली, करेक्ट। और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे भी देखा था कि लोग आके बोलते हैं कुछ अलग करना है, बिल्कुल कुछ अलग करना बिल्कुल। है। तो मैं, आप लोग तीनों यहीं पे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको अमान और अयान के साथ कुछ अलग करना है, तो क्या क्या वो अलग चीज़ें जो की जा सकती हैं? क्या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते थे? जो कोई, अगर कोई ऑर्गेनाइजर है और पॉडकास्ट देख रहा है, हो सकता है वो आपको अप्रोच कर सके उन आइडियाज़ के साथ। बिल्कुल, आई थिंक जैसे आन भाई ने कहा, आई थिंक 5-10 मिनट पहले, कि इन शॉर्ट इट्स अ क्रॉस जॉनर पॉलिनेशन जो हम कह सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक को मासेस में ले जाना, अब वो कैसे ले जाएं? वन आइडिया इज कि जैसे चाहे कोई पॉडकास्ट हो या म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हो, उन पे आज की जो एल्गोरिथम है, क्यूरेशन है, जो प्रोग्रामिंग हो रही है, इट इज़ जो मैक्सिमम सुना जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इस स्पेस को कोई ऐसे ऑर्गेनाइज करके थ्रो नहीं कर रहा है लोगों के टाइमलाइंस पे या एल्गोरिथम्स के या प्रोफाइल्स पे कि यार आप ये भी सुन लो, आपको ये पसंद आएगा। वो बहुत कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोलैबोरेटिव वर्क, जो समझो पॉपुलर जॉनर्स हैं, फेमस जॉनर्स हैं, दे शुड इनकॉर्पोरेट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल टैलेंट, इन ऑर्डर टू एक्सपोज कि हमारा कल्चर कितना डीप रूटेड है और क्या कैपेबिलिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की या उस टैलेंट की बेसिकली। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एट अ ग्रास रूट लेवल, आई थिंक जो कोलैबोरेटिव वर्क हो जाए, कीपिंग ईगोस असाइड, कीपिंग इनसिक्योरिटीज असाइड, तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लासिकल म्यूजिक को एक्सपोज करने में। एंड इट्स नॉट ओनली क्लासिकल, इंडिया में फोक भी है, कर्नाटिक भी है और क्लासिकल भी है। दिस इज द इंडियन 3 मेन जॉनर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक जो हम कह सकते हैं। तो वो उसमें एक सिम्बायोसिस होना भी बहुत ज़रूरी है, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखो, हर 50-100 किलोमीटर में आपको एक इंस्ट्रूमेंट का मॉडिफिकेशन या कुछ तो मिल रहा है आपको इंडिया में, जो कोई मतलब एक्सपोजर ही नहीं है। आज स्कूल्स में भी आप देखो कि बुक्स में सब इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर नहीं हो रहे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ इट, बट उसमें आई डोंट नो हाउ मच यू कैन इन्फ्लुएंस, बट एट एन आर्टिस्ट लेवल आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि कोलैबोरेशन हो, एंड फ्रॉम दैट आई थिंक फिर काफ़ी लोग एक बार एक्सपोज हो जाए उनके, लाइक अयान भाई सेड कि कार्टून्स हम जब सुनते थे, सबकॉन्शियसली आप सुन रहे हो मोजार्ट, बीथोवन, ये वो। तो द मोमेंट दैट हैपेंस, आई थिंक एक 5-6 साल 10 साल का टाइम है दैट पीपल विल वार्म अप टू द साउंड बेसिकली। और आप लोग परफॉर्मेंसेस जब करते हैं तो टिपिकली यू बोथ परफॉर्म सोलो एज वेल एंड यू परफॉर्म टुगेदर एज वेल, करेक्ट? In the classical world, ज़्यादा सोलो होता है in the classical world. Duets भी होते हैं, but duet is more of a corporate, because मुझे अच्छा नहीं लगता कहना कि I would not say brand अमान एन, मुझे थोड़ा अजीब लगता है बोलना, but अमान एन as 2 people, लोग देखना चाहते हैं 2 भाइयों को, और as work comes, निनाद भाई जैसे कह रहे हैं, वो चेंज होता रहता है। कोई किसी को वेस्टर्न सेटअप चाहिए तो उसमें वी यूज ड्रम्स एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। किसी अभी हाल में हमने कैलकाटा में एक शो किया था जहाँ परेश मेहती जी जो आर्टिस्ट हैं, तो 9 राग्स एंड 9 ताल्स, तो उन्होंने पेंट किया नवरस। 1 घंटे का कॉन्सर्ट था जिसमें हमने 9 राग बजाए और 9 डिफरेंट ताल्स बजाए। तो उसका इम्पैक्ट पेंटिंग पे आया, पेंटिंग ऑक्शन में गया। देखिए, NGO. sky is the all limit the for time changing. creativity. You see, classical music, like I said, एक ऐसा समंदर है
it can flow in any direction. So, but ये कि it has to be collectively. But the client, generally we prefer client हमें बोले कि what are they looking for? क्योंकि हमारे अपने set patterns हैं. We do classical, semi-classical. भाई और मैं अभी हाल में गोवा में एक शो हुआ था जहाँ पे we did a Sufi night जहाँ पे we're singing पुराने playing Sarod 70%, 30% was singing of Hazrat Amir Khusro के पुराने गाने, उनके सूफी गाने और मेरे फादर के कुछ कॉम्पोजिशन. तो ये भी होता है. सो द लेकिन इट्स ऑलवेज नाइस अगर आगे से जो क्लाइंट the होते brief हैं, is important. द ब्रीफ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देन अदर पर्सन शुड आल्सो नॉट कंप्लेन कि यार हम तो ये चाह रहे तो हो ये गया. तो आप ब्रीफ दे दीजिए एंड देन मीट and then have a conversation and then take it. But like I said, a lot of magic can be created with different platforms, different industries also. There's something new that can be created every day. Okay. I think it's also important that, sometimes for artists to be given the freedom without without having a brief, that give the freedom, this is a blank canvas, paint your picture. And when that happens, the true, artist or whatever comes out and you see a different creation altogether. They feel चाहे more वो painting हो, responsible. चाहे music हो, चाहे जो भी हो. Yeah, I And agree. the audience should be ready to, receive that, because that is something magical that you would have never seen before. आई विश कोई आपके पास जल्दी आए और आपको बोले एक शो है, ये हमारी ऑडियंस है, ये उनकी एज है, ये उनका स्टाइल है, अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है ना. इंशाल्लाह सर कर लेंगे. तो सर हमारा जो बिजनेस और म्यूजिक उसमें काफी सारे लोग हैं जी. तो कुछ लोगों से आपका इस बहुत ज़रूरत काम पड़ता है. जैसे आज के दिन में ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, जियो सावन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जी. क्या उनके लिए आपके तरफ से कोई सजेशंस हैं कि समथिंग विच दे कैन डू टू हेल्प क्लासिकल म्यूजिक और सपोर्ट क्लासिकल म्यूजिक? I think they should just do a lot more pitching to new releases, even of classical music. Because आजकल, I think what I'm noticing, most of the performing artists who are at least in circulation, they're very conscious about changing times. So they are not putting anything out there which is very hard to consume. Everyone is following certain patterns which is extremely easy to digest by people who are listening to many genres of music. But that extra kind of mile, if streaming platforms do walk and make an effort to make it, put it on playlists, put it on, I don't know, pick of the week, whatever else they do, I don't know. I mean, of course, then it's a two-way traffic. मैं यहाँ पे एक छोटी बात रखता हूँ, ये कि जैसे आप मूवीज का रिव्यू माइक लेकर जाते हैं, पूछते हैं कैसी लगी फिल्म. जब 15 लोग या 20 लोग या 25 लोग आपको एक रिएक्शन देते हैं तो आवाम का पता चलता है कि क्या सही है गलत. और आप एक क्रिटिक जो लिखता है अकेला, उसने राइट ऑफ कर दिया, हिट कर दिया, अब वो एक आदमी की ओपिनियन है. सेम वे आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दीज हैंडल्स जो आप बता रहे हैं, Platforms, yeah. प्लस म्यूजिक हेड्स, जो क्या आईएनआर कहते हैं, क्या कहते हैं, A&R. सॉरी एनआर, मुझे ज्यादा आर्टिस्ट एंड रेपर्टोरी. जी हाँ, जो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू नॉट सिट विद 5 people एंड डिस्कस अ फ्यूचर ऑफ एन एल्बम, बट दे शुड गो फील्ड स्टडी एंड फाइंड आउट हम इस आर्टिस्ट को क्यों प्रमोट करें. उनको 50 लोग को सुनाओ. प्रॉब्लम क्या हो जाता है भाई, अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी व्हेन मच यंगर. वो 2-3 लोग, अब जैसे एक बहुत बड़े सिंगर थे जिनका एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, बहुत बड़ा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बाहर से थे, इंडिया का सेटल हुए और उनका गाना बड़ा जबरदस्त हिट हुआ. तो उस गाने के हिट होने के 3 साल बाद मैं कहीं और गया था. वो जो हेड था, एएनआर हेड जो थे, वो बड़े दुखी थे. कहते ये सीडी मेरे पास आया था 3 साल पहले और हमने रिजेक्ट कर दिया इसको. कहने का मतलब यू डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू वर्क, सो इट्स बेटर कि आप एक पब्लिक रिएक्शन लीजिए, फिर एक उसको प्रमोट कीजिए. वो क्या होता है, 5 लोग जब करते हैं, Absolutely. दे कैन गो रॉन्ग इन दैट See, कॉन्सेप्ट. किसी भी क्रिएटिव फील्ड में एक बहुत डिफाइनिंग सेंटेंस है, यू ओनली नो दैट यू डोंट नो. करेक्ट. क्या चलेगा, नहीं चलेगा, who will work, what will work, no one knows. बट And there is सर्विंग there is no logic. I mean, obviously, some guidelines are common sense. Lekin there is no guiding formula to success. There is no guiding formula. और अगर कोई किताब नहीं लिखी कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. So this is a destiny, combination of destiny, journey, craft.
and then support. पर थोड़ा सर्वे हेल्प कर सकता है, Correct. मेरा मानना है, थोड़ा सर्वे हेल्प कर सकता है। वेल टेकन। और आप अपने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों को सुनते हो? हमेशा, हाँ, ऑल द टाइम, जरूर, ऑल द I mean, टाइम। वो- कुछ ऐसे नाम है जिनको आप सुनते हो या कुछ बताना अब चाहते हो? एक का नाम, दो का नाम लेने से अच्छा ना लूं किसी का, लेकिन चाहे वो सरोद हो, सितार हो, गाना हो, संतूर हो, फ्लूट हो, दे ऑल आर फ्रेंड्स। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए। हमारी इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कह दिया, और जो बीच वाले लोग कह देते हैं अपने मतलब के लिए, वो रिश्ते बिगाड़ देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई फील यू आर सेलिंग ऑन वन शिप, सब एक शिप पे चल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि शिप सेल करे अच्छी तरह, तो सब एक साथ रहें। ऑलरेडी बहुत प्यार मोहब्बत है, लेकिन यूनिटी और होनी चाहिए, आई थिंक, बिकॉज मैं जो देखता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यूनिटी बहुत है, टुगेदरनेस है, ये हमारे लाइन में भी होना चाहिए। एनी इंडस्ट्री जहाँ यूनिटी कम हो, उसका डाउनफॉल होता है। लेकिन अमेजिंग यही है कि जो भी आज गाना बजाना कर रहे हैं, all our contemporaries, I think सब लोग they are at the peak of their creative powers. इतना अच्छा सब गाना अच्छा कर बजाना रहे हैं। हो रहा है, and it's creatively so inspiring to hear everyone. तो जैसे इन्होंने कहा, you can't take one name, two names, because we have so many of them who are friends. लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है, and I think there's a new audience which has got prepared to hear them for the coming many years. And that audience, I feel, is ready for this unity to come on one stage. हाँ, I This is think what so. my I gut think- feels, and I think it's a big business opportunity for you as well. 100%. I mean, if there is a And, problem, just capture it, do it yourself. And I want to ask one more thing. आजकल जैसे पहले ज़माने में लेबल्स की बहुत ज़रूरत होती थी गाने रिलीज़ करने के लिए, तो करंटली आप लोग जो म्यूजिक के नई पीसेज है वो खुद रिलीज़ करते हो या किसी लेबल के साथ रिलीज़ करते हैं? It's combination of both. हमारा- इंटरनेशनली तो बाहर की लेबल्स होते हैं, इंटरनेशनली Internationally, but we are not Bound, yeah. exclusive with anyone. लेकिन a lot of the stuff कभी-कभी आप creatively release करना चाहते हैं, and you don't want to go through a label for that, because that is your creative urge to release it. But many times जो international projects है, usually the labels are, at least in our case, it's all based out of Europe or the बट आई US. थिंक And खुदा का करम है, गॉड्स बीन वेरी काइंड, कि अब एक ऐसा छोटा मोटा मुकाम आया है जहाँ पर टचवुड आगे से प्यार और मोहब्बत ही मिलती है, तो कोई लेबल भी क्वेश्चन नहीं करता कि ये सही है गलत है। टचवुड, ये बहुत बड़ी बात है। दे डोंट से अच्छा वी डोंट लाइक इट ब्रो, वी शुड चेंज इट, आई थिंक यू शुड डू दिस, ये जो होता था पहले अब नहीं होता। अब वो प्यार से सुन लेते हैं, एंड दे बिलीव दैट एक हद तक चले जाएगा, वो करम है। तो अगर मान लीजिए कोई एक म्यूजिक, बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ लेबल्स, और हमेशा एक होता है कि क्रिएटिविटी और बिजनेस, हाँ, बिजनेस हमेशा बिजनेस की प्रायोरिटी जी। पे रखता है, क्रिएटिविटी के, दोनों का बैलेंस नहीं हो पाता है। जी, बिल्कुल, That's where बिल्कुल the सही। importance is. तो कोई अगर म्यूजिक लेबल है जो आपके साथ काम करना चाहता है हाँ जी। और वो आप लोगों के साथ गाने रिलीज करना चाहता है, सो आर यू कंफर्टेबल इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन वेयर दिस बैलेंस कैन बी क्रिएटेड? नो एब्सोल्युटली, हाँ, जरूर। बल्कि हमारे पास तो गाने बने हुए, मैं बहुत वी बीन लेजी आयान भाई मी, बिकॉज हमें लगता है जब तक गाना बिल्कुल अच्छे लेवल से नहीं करें, निरंजन अय्यर साहब जिन्होंने सारे गाने मितवा वो सब बनाए हैं, उन्हें 5-6 गाने लिखे हुए आया ना मेरे लिए, भाई के लिए, सो वी हैव टू डू इट। तो अगर कोई ऐसा है कोई 100%। तो व्हाई नॉट। देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है, अगेन सब्जेक्टिव ओपिनियन है, कि भारत में जितना म्यूजिक है उतना जी। शायद दुनिया में कहीं नहीं है, एब्सोल्युटली, बिकॉज इतनी जॉनर्स हैं, बिल्कुल, इतनी भाषाएं हैं, इतने और हर स्टेट्स हैं, बिल्कुल। इतने से हर जगह का अपना एक यूनिक है। तो वर्ल्ड ओवर एफ्रोबीट्स बहुत चला, लैटिन बहुत चला, जी, के पॉप बहुत चला, जी जी। अभी हनुमान का एंड रिसेंटली हाँ, ब्रोक ऑफ। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये बस 1-2-6 महीने या साल भर की बात है। रैंडम जगहों से हमारा रीजनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक कोई लेगा, कोई पिकअप करेगा और वहाँ हिट होगा, और फिर पूरी Absolutely, दुनिया आएगी। absolutely। नहीं, आई थिंक वो इतना, वो क्या कहते हैं, एक डाइवर्स माहौल बना ही हुआ है क्रिएटिवली। हम लोग ने एक एल्बम किया था कॉल्ड सैंड एंड फोम, उसमें देयर वाज अ फैंटास्टिक रैपर, ही वाज फ्रॉम द यूएस, हिज नेम वाज कलीफ, वो थे, और एक लैटिनो सिंगर थी क्लॉडिया अकुना। वो इट्स वन ऑफ द वेरी अनयूजुअल थिंग्स वी हैव डन विद सरोद,
तो इस किस्म का बहुत काम हो रहा है अभी। इनफैक्ट आपकी एक एल्बम तो टॉप चार्ट्स में रही थी काफी दिन. हाँ, इनफैक्ट आयरॉनिकली देयर वाज अ एल्बम कॉल्ड मास्टरपीसेस ऑफ सरोद वायलिन, एंड पहली बार वहाँ तो वर्ल्ड म्यूजिक में ही आता है, बट दे गॉट दैट इन द टॉप 3 बिलबोर्ड इन द टॉप, it was in the top 3 Billboard charts in the US as a classical album. So that was a very big honor because they recognized, because it was the classical violin involved, they felt it fits in that category. So now you always need people who do things outside the box. वो बहुत ज़रूरी है. To break the rules, वो ज़रूरी है. करेक्ट. और अभी पब्लिशिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम समझा जाता है, स्पेशली आर्टिस्ट के द्वारा इंडिया में. आप लोग कितना डिटेल में उस पे काम करते हैं? डू यू अंडरस्टैंड पब्लिशिंग? No, we do. I mean, we are also getting educated. हम लोग भी educate हो रहे हैं धीरे धीरे. पहले ये सब बातें नहीं समझ आती थी, but it's a very important part of the profession. तो ये सब पब्लिशिंग के लिए I must say तालीम हमें, once we recorded for Real World Records, which was many years ago, तब ये पूरी दुनिया समझे हम लोग. And that's when we had a whole meeting of the world of publishing. बिकॉज़ इंटरनेशनल सिस्टम बड़ा अलग they're है. very particular. But it was very good to know. And then we, got into the publishing part of. And I think जो future है music industry with business जो बात कर रहे हैं, they both have to understand. जैसे आप कह रहे हैं, the commercial and the creative have to merge to make it happen. Because अगर creative पे आ जाए, business पे आ जाए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी. So वो you have to accept to now merge. I mean, for the outside world, कोई आकर कॉन्सेप्ट लाता है तो you have to understand क्यों ला रहा है कॉन्सेप्ट. अगर बोलते हैं अरे इसकी हिम्मत हुई कि ये कॉन्सेप्ट मेरे, तो वो हटाना पड़ेगा. तो you have to be submissive to the offer today. ओके. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख या सुन रहे होंगे. उनमें से कुछ इमर्जिंग आर्टिस्ट होंगे, कुछ हो सकता है एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हों, कुछ कंपोजर्स हों, और वो आपके साथ काम करना चाहते हैं. जी. तो आपको क्या चीज़ें एक्साइट करती है ताकि कोई अगर आपको अप्रोच करे तो वो आपको समझ पाए कि यार हमको ऐसी चीज़ें उनके पास ले जानी चाहिए ताकि उनको भी एक्साइटमेंट नहीं, सब कुछ एक्साइट करता है. Because मैंने आपको बोला कि चाहे कोई म्यूजिशियन बन रहा है, म्यूजिशियन बन चुका है, या बहुत बड़ा कोई दिग्गज है, ऑफर आना ही इज एक्साइटिंग. उसके बाद आप देखिए वो होगा नहीं होगा. लेकिन अगर किसी के जहन में कुछ है थॉट, मतलब विदाउट थिंकिंग आना चाहिए. एंड टुडे कम्युनिकेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सच अमेजिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट, दे सेंड व्हाट दे आर डूइंग एंड दे डीएम इट टू अस. वो करते हैं एंड वी आर वाचिंग एवरीथिंग, वी पिक एवरीथिंग अप. और अगर कुछ चीज है which we are very passionate to do, then जरूर क्यों नहीं ओपन टू इट ऑल. And there's amazing talent out there today. एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच आउट? मतलब DM, Instagram, email us, call us. or just DM us Yeah, on Instagram. yeah, Yeah. absolutely. ओके, फैंटास्टिक. एक कोई भी बदलाव जो आप पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक इकोसिस्टम में देखना चाहते हैं, हम तीनों बता सकते हैं. यूनिटी. मेरा तो वही, मैं एक अल्फा, आई जस्ट सम इट अप सेइंग यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी. ओके. एंड I think overall we are getting there, but I hope the quality of professionalism becomes more and more dominant. I mean, we still need to work a little bit on that. ओके. एंड I think it's a combination of both. Unity definitely एक artist level पे, genre level पे, etc. and cross genre as well. And professionalism, जैसे हमने पहले भी थोड़ी बात करी, at a promoter level, organizer level, label level, publisher level, at every level technically, वो होना बहुत ज़रूरी है. Because if these things are sorted, which are the grassroots issue, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हो नहीं रही हैं basically. ओके. जाते जाते मेरा आखिरी सवाल जी, माना आप दोनों से कि बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले हैं और उन सब के मन में अपनी अपनी एक इमेज है आप लोग दोनों के बारे में. तो आप दोनों से अलग अलग सवाल है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके चाहने वालों के मन में आप कैसे रहो, क्या सोचें आपके बारे में? देखिए, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है. बिकॉज आई फील जिंदगी में दो चीज़ बहुत मायने रखती है मेरे लिए, एक सेहत और एक इज्जत है. शोहरत आ जाती बात. तो रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ परफॉर्मर.
और जहाँ कहीं ना कहीं किसी ने अपनी रिस्पेक्ट खोई है तो उसका करियर भी गया है काम से। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है व्हेन यू आर, आप एक जब स्टेज संभालते हैं, आप एक पब्लिक पर्सन बनते हैं, तो सबसे बड़ी आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यू शुड बी कोट अनकोट अ रोल मॉडल फॉर अ यंगस्टर, कि ऐसा बनना चाहिए। ये तो आई थिंक मेरे लिए रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि और भगवान करे, खुदा करे कि ऑडियंस की नज़र में एक इज्जत बने। I think I would just like to be loved. I think that is most important. कि आपका एक ऑडियंस को आपसे और आपको ऑडियंस से एक इश्क हो, and that keeps growing. The color in your music gets more colorful. The fragrance in your music continues to grow. और एक बस एक it should be a love affair between your listeners and you. I think that's what it is. आई विश ये सब कुछ ऐसा यही आप एग्जैक्टली हुआ करे। और हमने आज पॉडकास्ट पे शायद बहुत सारी आइडियाज़ डिस्कस किए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डिस्कस की हैं, वो सब रियलिटी में हो। इतना टाइम देने के लिए थैंक नो यू। प्लीज, Thank थैंक you. यू फॉर Thank you हैविंग so अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग सो हम्बल एंड नहीं। हैविंग द ह्यूमिलिटी। बहुत मज़ा आया बात करके। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मजा आया। एंड थैंक यू निनाद फॉर Thank you, बीइंग thank you सच अ very much. सपोर्ट आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू, you. थैंक Thank यू you for having us. भूख लगी? नहीं, आई विल नॉट ईट। नहीं, आप भी सुबह नहीं, आप नाश्ता बोला तगड़ा था। खाया तो आराम से। We'll come. विल गो टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में कुछ We'll come for नन्हे that bite another time. हाँ, वो अगली बार करेंगे।